Right. Now, critical reasoning is, it's extremely important. It's extremely important from many perspectives. Uh, of course, again, critical reasoning questions directly CAT में नहीं आते, but critical reasoning questions are a part of questions in other exams. So whether it is that or NMAT or SNAP, so critical reasoning वहाँ पे आती है. But critical reasoning is in CAT is equally important because again इसके ऊपर based बहुत सारे questions आते हैं और critical reasoning की application, so any passage is nothing but a multiple critical reasoning question. तो individually अगर critical reasoning question नहीं आता तो it is tested in that. Now let's understand what is critical reasoning. Okay, different types की reasoning होती है. एनालिटिकल रीजनिंग आपने सुना है, लॉजिकल रीजनिंग सुना है, डिडक्टिव रीजनिंग है, क्रिटिकल रीजनिंग है, तो वर्बल रीजनिंग. सो देयर मेनी काइंड्स ऑफ रीजनिंग व्हिच यू मे हैव हर्ड ऑफ. तो अब क्रिटिकल रीजनिंग क्या होती है? तो लेट्स लुक एट some overview. Let's try to understand some terms associated with critical reasoning. So critical reasoning is the process of analyzing, evaluating and making decisions or judgments about information or arguments presented. तो आपको एक अगर किसी ने एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया है ना, आर्ग्यूमेंट क्या होता है ना, आर्ग्यूमेंट इज एट द सेंटर ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग. Okay, argument is not to be understood as the argument that we think of, कि तू मैं हो गई लोगों की, दो लोग लड़ लिए आपस में, दोनों में आर्ग्यूमेंट हो गया, ये वो वाला आर्ग्यूमेंट नहीं है. दिस आर्ग्यूमेंट डजंट मीन दैट. व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स अभी हम इसमें डेफिनेशन इसकी देखेंगे. तो आप किसी भी चीज को एनालाइज कर रहे हो, आपके सामने किसी ने कुछ आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया है, इवेल्युएट कर रहे हो, मेकिंग डिसीजंस उसके ऊपर कर रहे हो, तो ये सब क्रिटिकल रीजनिंग है आपकी. सो ऑल योर क्रिटिकल रीजनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. It involves thinking systematically, logically, and objectively. ठीक है, to assess the validity, relevance, and strength of statements, claims और evidence. तो जो भी आपके सामने किसी ने प्रेजेंट किया है उसको आप बहुत सिस्टमेटिकली इवेलुएट करते हो, उसके बारे में लॉजिकली सोचोगे, ऑब्जेक्टिवली सोचोगे कि वो वैलिड है नहीं है, उसकी कितनी रेलेवेंस है, कितनी स्ट्रेंथ है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर दोज आर्ग्यूमेंट्स. एंड क्रिटिकल रीजनिंग इज द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड वाइडली यूज्ड इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, एकेडमिक हो, प्रोफेशनल हो, एवरीडे डिसीजन मेकिंग. सो ये हर जगह है. इनफैक्ट यहाँ पे तो चलो एकेडमिक, प्रोफेशनल और एवरी डे, इनफैक्ट डे टू डे लाइफ में भी वी आर डूइंग इट. ओके, वेरी सिंपल एग्जांपल इज, लेट्स से यू वांट to make an argument to your parents about, let's say, going for a holiday. So let's say you are dependent on your parents and they provide for you. Currently you are not working. तो आपको कहीं हॉलीडे पे जाना है अपने बैचमेट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, दोस्तों के साथ में गोवा जाना है. तो अब आप को उनसे यू वांट सम मनी और सम फंड्स. सो यू विल मेक एन आर्ग्यूमेंट, राइट. आप प्रेजेंट करोगे अपना कि अभी एग्जाम दी है, इतना थक गए हैं, वी नीड सम रीजुविनेशन, दिस टाइम इज सो गुड, विल वी गो, अब हम लोग अभी आगे आगे कैट की पढ़ाई करनी है हमको, तो वी वांट वन ब्रेक बिफोर वी स्टार्ट दैट एंड ऑल दैट. तो इस तरह से आप अपना एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करोगे अपने पेरेंट्स को, राइट. सो ऑब्वियसली ना उस आर्ग्यूमेंट में कितना दम होगा उसके बेसिस पे वो अपना डिसीजन लेंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेदर इट इज एन एकेडमिक सिचुएशन और अ प्रोफेशनल सिचुएशन और एवरीडे डिसीजन मेकिंग. आपको आर्ग्यूमेंट्स आपके कितना स्ट्रांग हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप डिजायर्ड रिजल्ट आपको मिलता है कि नहीं मिलता. द सेम थिंग इज देयर इन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट ऑल्सो. यू आर, लेट्स से, वर्किंग as a manager and you have been given certain targets and you think that your team is not adequately equipped either in terms of manpower or in terms of other resources. और आपको अपने जो बॉस हैं उनको प्रेजेंट करना है कि हमें और रिसोर्स चाहिए, हमें एक दो आदमी और चाहिए इसके लिए, या एक दो सम इक्विपमेंट यू नीड मोर. तो आप अपना आर्गुमेंट प्रेजेंट करोगे कि व्हाई इज इट सो. ओके, यू गिवन दिस काइंड ऑफ अ टारगेट वेयर दीज पीपल आर ऑलरेडी डूइंग दिस एंड हमें यहाँ जाना है, इसके लिए ये एडिशनल एफर्ट लगेगा, ये एडिशनल मैन पावर. तो अब आपका आर्गुमेंट कितना स्ट्रांग है उसके बेसिस पे आपका बॉस डिसाइड करेगा वेदर टू गिव और नॉट, राइट. तो दिस इज व्हाई इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. तो की कंपोनेंट्स क्या हैं उसके? एनालिसिस. ओके, यू ब्रेक डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, जो भी आपके सामने प्रेजेंटेड है उसको आप उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करोगे. अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो अभी हम देखते हैं उसके, कि उसमें अलग अलग पार्ट्स क्या होंगे एक आर्ग्यूमेंट के, राइट. देन उसको इवेल्युएट करोगे आप, असेसिंग द क्वालिटी, क्रेडिबिलिटी एंड रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन. इन्फ्रेंस ड्रॉ करोगे उससे, राइट. इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन वी विल यूज हियर इंटरचेंजेबली. थोड़ा डिफरेंस होता है वो हम डिस्कस करेंगे आगे जाते हुए कि व्हाट इज एन इन्फ्रेंस, व्हाट इज द कंक्लूजन. Then you will use them to solve some problems, make some decisions. Here, there is another important term, which is assumptions. Okay, this is another important term in critical reasoning. There are certain assumptions. Okay, assumptions mean something that is not stated. Okay, something that is in the mind of the speaker or the writer, but it has not been explicitly stated.
तो वो अजम्पशंस है। तो आपको किसी के भी आर्गुमेंट में या आप जो आर्गुमेंट हो उसमें कुछ अजम्पशंस होंगे, तो वो अजम्पशंस को भी आपको रिकग्नाइज करना आना चाहिए। एंड देन एविडेंस बेस्ड रीजनिंग। सो ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। अब इसकी एप्लीकेशंस हैं, तो क्रूशियल फॉर डेवलपिंग इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, साउंड डिसीजंस, अवॉइडिंग फैलेसीज। बहुत सारी सिचुएशन में हम देखेंगे फैलेसीज होती है थिंकिंग में, हमारी फ्लॉज होते हैं हमारी थिंकिंग में। वी मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन सम फ्लॉड थिंकिंग, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई दोज फ्लॉज। ओके, तो सिंपल एग्जांपल है, सपोज करो दो स्टूडेंट हैं, एक ए है और बी है। दो टेस्ट हुए, ठीक है। पहले टेस्ट में ए को 50 मार्क्स आए, दूसरे को 60 मार्क्स आए। वेराज बी को पहले टेस्ट में 2 मार्क आए और दूसरे टेस्ट में 4 मार्क्स आए। तो बी बोलता है भाई मेरी 100% ग्रोथ हो गई पहले सेट से दूसरे, तेरी 20% ग्रोथ हुई, दैट मीन्स आई परफॉर्म मच बेटर देन यू इन द सेकेंड टेस्ट। इज इट अ वैलिड आर्ग्यूमेंट? बताइए। No, sir. नो, व्हाई नॉट? इट्स नॉट अ वैलिड आर्ग्यूमेंट, राइट? इट्स नॉट अ वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर द सिंपल रीजन दैट इसका तो बेस बहुत कम था। 2 मार्क्स के ऊपर ये 4 ले आया और बहुत खुश हो रहा है कि मेरी 100% ग्रोथ हो गई। और ये आदमी बेचारा 50 लाया था पहले, अब 60 लाया, तो बोल रहा है तेरी 20% ही हुई है। सो दिस इज अ फ्लॉड आर्ग्यूमेंट, राइट? सो इफ समबडी मेक्स दिस स्टेटमेंट, बी मेक्स अ स्टेटमेंट दैट आई हैव परफॉर्म मच बेटर देन ए बिकॉज आई हैव गॉट 100% ग्रोथ ओवर माई प्रीवियस मार्क्स, दिस इज अ फ्लॉड स्टेटमेंट, फ्लॉड आर्ग्यूमेंट। तो आपको ऐसे ऐसे हमारी थिंकिंग में बहुत सारे, दिस इज अ वेरी सिंपलिस्टिक सिचुएशन, बट ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होती हैं जो कि धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे, जहां पे हमारी थिंकिंग में फ्लॉड रीजनिंग होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी मेक रॉन्ग डिसीजंस। तो वी हैव टू स्टार्ट रिकग्नाइजिंग एंड अवॉइडिंग दोज फैलेसीज, ठीक है। तो एकेडमिक सेटिंग्स में इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू एनालाइज टेक्स्ट, आर्टिकल्स, रिसर्च क्रिटिकली, और प्रोफेशनल एनवायरमेंट में एसेंशियल फॉर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग. Engaging in critical reasoning involves an open-minded and reflective approach, considering multiple perspectives and questioning assumptions. And it plays a vital role in fostering intellectual curiosity, skepticism, and ability to navigate complex information environment. तो ये उसकी applications हैं. So we will of course work on this, improving our skills, and then this will be the applications. Of course, obviously these applications we will not get into, but we will understand to depth what is critical reasoning, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह की उसमें अप्रोच लगेंगी, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं इसमें, वो भी हम देखते हैं अभी। तो नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द की टर्म्स। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक है इंपॉर्टेंट टर्म इसमें आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? तो एन आर्ग्यूमेंट रेफर्स टू अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। तो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपको, आपके सामने। लेट्स से एक छोटा सा पैसेज के फॉर्म में होगा, एक छोटे से पैराग्राफ के फॉर्म में हो सकता है, जिसमें आपको 4 या 5 सेंटेंसेस हो, इवन 2 सेंटेंस भी हो सकते हैं, इवन एक सेंटेंस भी हो सकता है। ओके, सो इट इज अ statement or a proposition that are put forth to support or justify a particular conclusion. तो आपको कुछ उसमें statements होंगे and then some conclusion will be there. So argument typically will have two components, premises and conclusion. Premises मतलब कि जो evidence दी गई है, these are the statements or propositions that provide the evidence or reasons in support of the conclusion. So premises are the foundation of the argument. कि आपको जो प्रेमिसेस बताए गए हैं, तो जैसे आप सपोज करो कि यू आर मेकिंग अ पिच टू योर पेरेंट्स, एज आई मेंशन अर्लियर, कि आपको गोवा जाना है। तो आप उसमें बोल रहे हो कि देखिए अभी हमारी एग्जाम खत्म हो गई है, वी हैड बीन स्टडिंग सो हार्ड फॉर दिस एग्जाम, इट वाज सच अ टफ सिचुएशन दैट वी वेंट थ्रू। आगे हमारा कैट की तैयारी हमें करनी है, तो ऑलरेडी हम स्ट्रेस्ड है, अब काफ़ी सारा हमारा वो है, वी नीड सम काइंड ऑफ अ रिलैक्सेशन, सम काइंड ऑफ अ डाउन पीरियड। ओके, तो ये सब आपके प्रेमिसेस। इसके बेसिस पे आपने कंक्लूजन निकाला कि प्लीज अलाउ अस टू गो टू गोवा फॉर अ वीक एंड दिस विल बी द कॉस्ट, तो प्लीज अप्रूव दिस, दिस इज योर कंक्लूजन, राइट? तो वट एवर यू आर सेइंग प्रेमिसेस, कि हमारा ये हुआ, हमारा वो हुआ, हमें ये हमें वो, कंक्लूजन क्या है आपको? कि यू वांट देम टू अप्रूव योर ट्रिप टू गोवा, राइट? सो दैट्स द कंक्लूजन. सो कंक्लूजन इज अ सेंट्रल क्लेम और स्टेटमेंट दैट आर्ग्यूमेंट इज ट्राइंग टू स्टैब्लिश. तो जो भी आप स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, वो उसका आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन है. अब कंक्लूजन जो है इसमें, देखो कंक्लूजन वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है. जैसे मैंने आपको वो स्टेटमेंट जो आपको मैंने बताया यहाँ पे बच्चों का, कि ये बी उसको बोल रहा है कि आई हैव स्कोर्ड 100%, माई माई स्कोर इन सेकेंड टेस्ट इज 100% मोर देन द फर्स्ट टेस्ट, वेर एज योर स्कोर इज जस्ट 20%, देयर फोर आई हैव परफॉर्म बेटर देन यू. तो ये जो देयर फोर आई हैव परफॉर्म बेटर देन यू है, ये उसका कंक्लूजन है. अब ये वैलिड है कि नहीं वैलिड है, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट इट इज हिज कंक्लूजन, राइट? तो कंक्लूजन इज समथिंग
that you are making as a central claim, right? So premises, premises one, premises two, and then based on that you reach a conclusion. So any argument which we see in critical reasoning, any question that we see, उसमें आपको जो जनरली आपको इस तरह से प्रेमिसेस मिलेंगे और कंक्लूजन मिलेगा. कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा भी दिया जा सकता है कि सिर्फ प्रेमिसेस दे दिए और बोला जाएगा इसके बेसिस पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं वो बताइए, नीचे गिवन ऑप्शंस में से. तो उस केस में आपके आर्गुमेंट में कंक्लूजन नहीं है, बट आपके आर्गुमेंट में प्रेमिसेस दिए हुए हैं. बट मोस्टली जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें आपको वो ये बोलेंगे कि ये एक आर्गुमेंट है, इसमें से कंक्लूजन क्या है, क्या निकल के आया, या कौन सी लाइन इसमें से. कई बार कंक्लूजन बिल्कुल क्लियरली उसमें दिया होगा, आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट. तो जैसे हमने देखा कि कंक्लूजन जो है उसमें अब आपको अगर किसी स्टेटमेंट के आगे देयरफॉर लिखा हुआ है, राइट, हेंस लिखा हुआ है, दस लिखा हुआ है, इस तरह के अगर कुछ इंडिकेटर्स लिखे हुए हैं तो ये शो करते हैं कि ये कंक्लूजन है उसका, राइट, बिकॉज दिस इज द थिंग दैट यू आर ट्राइंग टू अराइव एट. अगेन इट इज नॉट 100%, मेनी टाइम्स कंक्लूजन इंडिकेटर्स मे नॉट बी गिवन, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंक्लूजन है. तो वो कैसे करना है वो हमको आर्ग्यूमेंट पढ़ के समझ में आएगा, ठीक है. तो कंक्लूजन इज द मेन पॉइंट और आइडिया दैट द प्रेमिसेस एम टू प्रूव और सपोर्ट. तो आपको ये चीज बहुत क्लियरली समझ में आनी चाहिए, प्रेमिस क्या है और कंक्लूजन क्या है. तो प्रेमिस इज द एविडेंस जिस बेसिस पे आप कुछ कह रहे हो, और कंक्लूजन इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, योर क्लेम. ओके. तो अब जैसे सिंपल एग्जांपल दिया है क्वेश्चन, दो प्रेमिस दिए हैं, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, सोक्रेटिस इज अ ह्यूमन, देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल. ये एक सिलोजिज्म का एक एग्जांपल है. सो दो प्रेमिस दिए हुए हैं और उसके बेसिस पे इसने कंक्लूजन निकाला, और यहाँ पे देयरफॉर. तो इज अ वेरी सिंपलिस्टिक आर्ग्यूमेंट. तो प्रेमिस एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट सम कंक्लूजन. ऑलराइट. सो एनी क्वेश्चन सर एनीबॉडी. एक आर्ग्यूमेंट में दो कंक्लूजन हो सकता है क्या? एक आर्ग्यूमेंट में दो कंक्लूजन जनरली नहीं होते हैं, एक माइनर हो सकता है और एक मेजर हो सकता है. ओके, यू कैन हैव अ माइनर कंक्लूजन एंड देन अ मेजर कंक्लूजन. बट जनरली जो हम जिस तरह के सिचुएशंस करेंगे या जिस तरह के हम चीज़ों को डील करेंगे, जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो एक में एक ही होता है. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मल्टीपल कंक्लूजन्स. एक आर्ग्यूमेंट में एक ही होगा. ओके, ऑलराइट. नाउ लेट्स, अब देखो कंक्लूजन की जब हम बात करते हैं ना, तो एक चीज आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एक, बिफोर आई गो टू दैट क्वेश्चन, वन थिंग वी मस्ट रिमेंबर वेरी वेरी कैटेगोरिकली. कई बार वो गड़बड़ होती है. एक तो ये है कि चलो इन्फरेंस क्या होती है और कंक्लूजन क्या होता है, एंड इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू. तो मैं आपको ये बताता हूँ कि देखो इसकी जो सिमेंटिक्स में अगर हम घुसेंगे, मतलब सिमेंटिक्स मतलब डेफिनेशन में अगर हम घुसेंगे, वर्ड में घुसेंगे, तो वी मे नॉट गेट अ वेरी क्लियर पिक्चर. बट जो हमारे जो सिचुएशंस हैं, जितनी हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें यू कैन से दैट बोथ आर इंटरचेंजेबली यूज्ड मेनी टाइम्स. ओके, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. सिर्फ एक फर्क ये होता है कि देखो कंक्लूजन कई बार आर्गुमेंट के अंदर स्टेटेड होता है. कंक्लूजन कैन बी स्टेटेड इन द आर्गुमेंट, ठीक है. वेयर इन्फरेंस इज नॉट स्टेटेड. इन्फरेंस इज नॉट स्टेटेड, यू हैव टू इन्फर मीन्स आप इससे क्या समझे. रीडिंग बिटवीन द लाइंस जिसको कहते हैं, ये वर्ड आपने ये टर्म सुने होगा, रीडिंग बिटवीन द लाइंस. कि आप वो ऑथर जो है वो एक्सप्लिसिट नहीं लिख नहीं रहा है वहां पे, लेकिन वो कुछ आपको इन्फर करा रहा है, कुछ आपको इम्प्लाई कर रहा है, राइट. तो इन्फरेंस मतलब वही कि आप उससे क्या समझे, क्या पॉइंट है उसका, क्या उससे आप समझ सकते हो. और कंक्लूजन ऑल्सो इज, कंक्लूजन यू कैन से इज अ सबसेट ऑफ इन्फरेंस. इन्फरेंस इज अ सुपर सेट एंड कंक्लूजन इज अ सबसेट. अभी इसके हम बहुत ज्यादा माइन्यूट उसमें फर्क में नहीं घुसेंगे, अभी थोड़ा जैसे जैसे आगे चलेंगे विल थ्रो सम मोर लाइट ऑन दिस. बट एज ऑफ नाउ यू कैन से कि इन्फरेंस भी आपको अगर निकालनी है किसी आर्ग्यूमेंट में से, तो आप यही देखोगे कि आप उसमें से क्या समझ सकते हो. इन दोनों को मिला के जो हम एक वर्ड यूज करते हैं उसको हम कहते हैं मस्ट बी ट्रू. जनरली इन्फरेंस के हिसाब से सोचा जाता है कि अच्छा अगर शायद हो सकता है तो हम उसको इन्फरेंस मानेंगे, ऐसा नहीं है. आप जो आंसर मार्क करेंगे जब भी इस तरह के क्वेश्चन में, सपोज ऑथर ने उसने क्वेश्चन उसने आपको एक आर्गुमेंट दिया है और लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन. तो जो भी आप आंसर मार्क करोगे वो सपोर्टेड होना चाहिए 100%, मतलब उसमें शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है. सेम थिंग इज अबाउट कंक्लूजन ऑल्सो, दैट वॉट एवर हैज बीन रिटन, यू कैनॉट ब्रिंग एनी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन
उसके बेसिस पे 100% सपोर्टेड होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको मार्क नहीं करोगे, ठीक है। ये अभी हम पॉइंट जब क्वेश्चन अभी करेंगे देन वी विल अंडरस्टैंड इन मोर डेप्थ, राइट। तो अब आपको इसमें एक छोटी सी एक्सरसाइज है। यहाँ पे ये 5 स्टेटमेंट दिए और ये एक मेन एक 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 स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसके बेसिस पे आपको ये बताना है कि इन 5 में से हम क्या करेक्ट कंक्लूड कर सकते हैं। तो इट कुड बी 1 out of these 5, it could be 2 out of these 5, it could be 3 or 4 or even 5, any number of answers or even zero, even zero। तो आपको एक्सरसाइज ये करनी है कि इन इस वाले स्टेटमेंट को पढ़ के हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। मस्ट बी, हाँ, 100% ट्रू होना चाहिए, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। सो जस्ट ट्राई दिस एक्सरसाइज इन अ मिनट एंड देन वील डिस्कस। Sir, I think only fifth. Okay, let me hear from others. Sir, I think first and fifth are right. First and fifth are right, okay। और कोई आंसर? So Sir, fifth. I'll go with fifth. First and Sec- fifth. Second also. second also, Second. second also, okay, ठीक है। First, second, and fifth First, is right. second, First, fifth. first, fifth. So first, fifth, first, second, fifth. Okay. So let's understand now. The minimum voting age for males in District X is 18 years. Every male above 18 can vote in District X. So can this be concluded? No. No, sir. अच्छा, तो जो लोग नो कह रहे हैं वो बताइए क्यों? What is your reasoning? Sir, because it's written minimum voting, so it's here it is every male above 18 means हाँ, so 18 से ज्यादा। 18 से नहीं ज्यादा। सर, बट मैक्सिमम की कोई वैल्यू नहीं दे रखी ना। मतलब अगर कुछ मैक्सिमम दिया होता तो हम कंक्लूड कर सकते थे। हम अपनी कॉमन सेंस तो यहाँ लगा नहीं सकते। Okay. Sir, I'll go with like every male above. तो 18 वाला जो पॉइंट है वो हम लोग मिस कर रहे हैं। तो 18 18. भी So if vote, somebody हाँ, is turning 18 इस on the day of the voting, so as per this statement, he will not be allowed to vote. Whereas as per the main statement, he'll be allowed to vote. So that's a valid point. देखो, एक इसमें इसमें दो प्रॉब्लम, ठीक है। दिस इज नॉट अ करेक्ट कंक्लूजन एंड आई टेल यू व्हाई। देयर आर टू प्रॉब्लम्स हियर। The first problem has been identified by I think two of you, yeah, I think more of you, is that more than two of you, कि भाई आपने 18 का क्या हुआ? आपने लिखा हुआ कि मिनिमम इज 18, यहाँ पे लिखा हुआ है अबव 18। तो जो आदमी 18 टर्न हो रहा है वोटिंग के दिन, उसको क्या अलाउ नहीं करोगे? तो दैट इज नॉट ट्रू। सो एक तो वो प्रॉब्लम है इसमें। दूसरी प्रॉब्लम ये है, देखो, कि मिनिमम वोटिंग एज इज 18 ईयर्स। दे हैव नॉट मेंशन्ड अबाउट एनी अदर क्राइटेरिया। Now, if let's say there is a male in that particular district X who is not a resident of this country, who is not a citizen of this country, who has come, let's say, for education here, जैसे बाहर के लोग पढ़ने के लिए आते हैं ना, foreigners, will he be allowed to vote? Or if somebody is in a prison serving some sentence, will he be allowed to vote? So minimum voting age is just one criteria. Okay, there could be other criteria also. जैसे हम बोलते हैं कि minimum percentage in graduation needed to apply for CAT is 50%. Can we say that every person who has got above 50% will be eligible to get admission, or you can say will be admitted to CAT in IIMs? No, ये तो मिनिमम उसका आपका क्राइटेरिया है एक, और भी बहुत सारी चीजें उसको कंप्लीट करनी पड़ेंगी। तो वी कांट से दैट एवरी पर्सन हु हैज गॉट मोर देन 50% विल बी एडमिटेड टू IIMs, राइट। तो इसलिए ये दो काउंट पे ये गलत है। ओके, व्हाट अबाउट सेकंड, समवन हु इज नॉट 18 कैन नॉट वोट इन डिस्ट्रिक्ट X? इसमें क्या प्रॉब्लम्स है? People who are above 18 are also not 18.
People who are not 18 cannot vote means people who are above 18 are also or also not 18, but they are allowed to vote. That is one problem with this. दूसरी, this specifically talks about Sir, female वाला females, males. तो what about other genders? उनका क्या होगा? उनके बारे में कुछ नहीं बोला है, right? So therefore, this is a wrong statement. We can't conclude this. A male who is not 18 cannot vote. इसमें क्या है? Wrong. 18 again. Again 18. Again same issue. That not 18 is above 18 is also 19 is also not 18. 20 is also not 18. For a male to be eligible, he must be 18 years old. इसमें Only 18 years included. हाँ, इसमें फिर 19 है तो क्या होगा उसका? उसको बाहर हो जाएगा वो. Correct answer is only 5 years. For a male to be eligible, okay, to be eligible, he must be at least 18. Then there could be some other criteria also. Okay, right. So the point that I'm trying to show through this particular example is that many times हमें ऐसा लगता है कि इससे हम ये conclude कर सकते हैं, but वो 100% हमें evaluate करना पड़ेगा whether that conclusion is possible or not. Okay, now we will do some exercise wherein we will have some statements here or some arguments here. There could be one sentence, there could be multiple sentences. So we'll need to figure out which is the premise in this and which is the conclusion. Right? So what I'll do is I'll read out each one. You can raise your hand, whoever wants to answer, and we will discuss that. Given that the price of steel is rising, we will no longer be able to offer discounts on our car parts. What is the premise here and what is the conclusion here? Sir, we won't be able to provide discount is the conclusion, and giving that the price of steel is rising is the premise. Okay, great. All agree, or is there any difference in understanding of anyone? I hope not. So we will no longer be able to offer discount on our car parts. This is the conclusion. And why? So reasoning. Why? Why price of steel बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. So that becomes your premise. Fine, great. Let's look at the second question. The political situation in Somalia is unstable owing to the ability of individual warlords to maintain powerful armed forces. So whoever wants to speak, please raise your hand. Sir, the political situation of Somalia is You unstable didn't is raise the your hand. conclusion. I'll penalize you next time. Please raise your hand. Okay, go ahead. Yeah. Go ahead. So the political situation in Somalia is unstable is the conclusion, and the rest part is the premise. Very good. Excellent. The political situation of Somalia is unstable. This is the conclusion. And owing to, so this owing to means, now this is the reason. Owing to the ability of individual warlords to maintain powerful armed forces. This is the premise. Excellent. Fine. Let's go to the next one. सर ये वाला समझ नहीं आया. कौन सा ये सेकंड वाला? यस सर. ओके, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि political situation in Somalia is unstable. He's trying to convey this. Somalia is a country. ना आपने सुना होगा सोमालियन पायरेट्स होते हैं जो शिप पे अटैक करते हैं. सोमालिया इज अ कंट्री इन अफ्रीका. ओके, अफ्रीकन कोस्ट के ऊपर एक कंट्री है सोमालिया. तो वहां पे पॉलिटिकल सिचुएशन अनस्टेबल है. क्यों है भाई वहां पे ऐसा? किसी ने कहा कि ये पॉलिटिकल सिचुएशन अनस्टेबल है, क्यों है? ओविंग टू, तो ओविंग टू मीन्स बिकॉज ऑफ, राइट, द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल वॉरलॉर्ड्स टू मेंटेन पावरफुल आर्म फोर्सेस. तो वहां पे जो इंडिविजुअल वॉरलॉर्ड्स है, वहां पे गैंग्स होती है. वॉर जो जैसे गैंग्स है ना, वहाँ पे बड़े बड़े ऐसी गैंग्स होती है जिनको वॉरलॉर्ड्स, वहाँ पे गैंग्स जो होती हैं उनको जो लीड करते हैं उन्हें वॉरलॉर्ड कहते हैं. तो वो आपस में लड़ते रहते हैं, वो गवर्नमेंट को भी टॉपल कर देते हैं, मतलब गवर्नमेंट को भी वो थ्रो आउट कर देते हैं. तो दे मेंटेन पावरफुल आर्म फोर्सेज. तो अगर आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज इन अफ्रीका, मोस्ट ऑफ दी नहीं, अभी तो काफ़ी सारी कंट्रीज ऐसी है जो कि वहाँ पे, आपने एक टर्म सुना हुआ कू सुना है टर्म, कू हो जाता है. तो किसी भी कंट्री में अगर मिलिट्री जो है वो गवर्नमेंट को टॉपल कर देती है तो, और फिर अपना खुद का रूल बना लेती है, तो जो मिलिट्री का जो हेड होता है उनका, वो डिक्टेटर बन जाता है कंट्री का. ये सब सिचुएशन बहुत कॉमन है अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर और कई अदर कंट्रीज में जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है. तो ऐसी सिचुएशन की बात हो रही है. तो दिस इज द रीजन एंड दैट्स व्हाई दिस इज द प्रेमिस. ओके, यस सर. ऑलराइट. Since we need to have many different interests to sustain us, the scientists' belief must be incorrect. Please raise your hand, whoever wants to answer this.
Yes, PS. Yes, the scientist belief must be incorrect is the conclusion, and since we have this part is the premise. Yeah. वेरी गुड, वेरी गुड. सो सिंस, देखो सिंस जब लगा हुआ है, ये जैसे ओविंग टू यहाँ पे लगा हुआ था, या बिकॉज, दिस इज द प्रेमिस, दिस इज द रीजन. तो सिंस वी नीड टू हैव मेनी डिफरेंट इंटरेस्ट टू सस्टेन अस, द साइंटिस्ट बिलीफ मस्ट बी इनकरेक्ट. तो साइंटिस्ट का कुछ बिलीफ होगा, तो दिस मस्ट बी इनकरेक्ट. तो दिस इज द कंक्लूजन, राइट? ग्रेट. Next one. So, as indicated by the newly released data, we should push forward with our efforts to recolonize the forest with snowy tree crickets. Let me hear from Mansi. आप बता रहे हो कुछ मानसी? Yes, sir. बोलिए. So as indicated by the newly released data, is a reason and the rest is the conclusion. Okay. As indicated by the newly released data, this is the premise. Yes, reason or premise. And we should push forward with our efforts to recolonize the forest with blah blah blah. That is the conclusion. Right? तो किस बेसिस पे कर रहे हो भाई? Why were you pushing the efforts with the efforts? क्योंकि ये newly released data ऐसा बता रहा है. Right? Yes, same thing you were saying? Yes, yes. Okay, great. Okay, next पे चलते हैं हम. ठीक है? So please read this, okay, on your own and try to figure out and then raise your hand. अब देखो मल्टीपल प्रेमिस भी हो सकते हैं, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई मल्टीपल प्रेमिसेस एंड देन द कंक्लूजन आल्सो. Okay, so just I'll give the chance to Muntaha in a minute or in a few seconds. Let everybody go through it. Yes, Muntaha, बोलिए. Sir, the conclusion is television has a harmful effect on society, Okay. and this is the premise. And premise, how many premises are there? Sir, maybe two. This is seen from the poor school performance of children who watch significant amount of television, and this one is the one, and from the fact that children who watch more than 6 hours of television a day tends to read less than Right. non-television watching children. Right. Correct. So there are two premises here. One is the poor performance of school performance of children, and second is that they tend to read much less. So ये दो रीजन है जिसके कारण इसने कंक्लूजन निकाला है that television has a harmful effect on society. Right? So this particular argument had one conclusion and two premises. अब ये जो हम अभी कर रहे हैं एक्सरसाइज, इससे एक और चीज समझ में आनी चाहिए हमें, that जनरली इट इज थॉट दैट एनी आर्गुमेंट में कंक्लूजन एंड में आएगा, ऐसा हमको लगता है कई बार. लेकिन आप देख रहे हैं जैसे कि कंक्लूजन कैन कम इन द बिगिनिंग ऑल्सो एंड यू कैन हैव देन प्रेमिसेस, or you can have a situation while one premise is given, then conclusion is given, and then the other premise is given. So there is no fixed order in which the conclusion will appear. So sometimes we make a mistake कि conclusion तो end में होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है. Okay, so as you can see this and as we'll see as we go along. Right. Please try the sixth one. Okay, let me give it to Shaina, then I'll give to PS. Yeah. Sir, the rapid diminishment of the ecosystem of the Amazon threatens the entire planet is the conclusion. And sorry, not the conclusion, the premise. And after that, it's the conclusion, consequently के बाद. पूरा end तक. Are you sure? Let me hear from PS. Sir, 1 second. So see, this is the premise. Agreed. This is the premise. And consequently, Up to the Brazilian government that planned development projects is the, I guess, the conclusion. नहीं, यहाँ तक.
Yes, sir, Yeah. needs to be curtailed तक and हाँ उसके बाद we have another premise. Another हाँ premise. उसके बाद वी हैव द सेकेंड प्रेमिस, राइट। देखो किस तरीके से ये आर्गुमेंट बना है, इसमें आर्गुमेंट बना है P1 कंक्लूजन देन P2। तो रैपिड डिमिनिशमेंट ऑफ इकोसिस्टम ऑफ Amazon threatens the entire planet. This is one reason. Consequently, so consequently is a good conclusion indicator. बट देखो हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि कंक्लूजन इंडिकेटर लगा हुआ हो तो वो कंक्लूजन ही हो। अभी एक क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। Consequently, we must take immediate steps to convince the Brazilian government that planned development projects need to be curtailed. So this is the conclusion that हमें ब्राजीलियन गवर्नमेंट को कन्विंस करना पड़ेगा कि अपने प्लान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को होल्ड पे डाल दीजिए। क्योंकि एक तो रैपिड डिमिनिशमेंट हो रहा है इकोसिस्टम का, उससे एंटायर प्लेनेट को थ्रेट है, and for the simple reason that these development projects will greatly accelerate the loss of currently protected land. So we have basically, this is the one reason and this is the other reason. So we have this conclusion in the middle. Okay, great. Let's go to the seventh question. Okay, let me give it to Samriddhi. Yes, sir. Sir, since these wines maker are experts, sir, ये पूरा conclusion ही था we should trust their judgment and not shy away from unfiltered wine तक, and all our premises. Okay. So as per you, यहाँ से end तक conclusion है. Yes, sir. Let me hear from PS. PS, do you agree with Samriddhi? Yes, I also go with the Okay. same thing. Okay, what about Muntaha? No, sir, I do Hmm. not agree. Hmm. I think wine is made by crushing grapes and eventually separating the juice from the grape skin is the conclusion, and then is the premises. Mhm. No? No. Anyone else? So I think you are further away from PS and Samriddhi. They were almost there, but they are also not completely correct. Like conclusion दो भी हो सकते हैं. नहीं, कंक्लूजन एक ही है इसमें, Yes, sir. एक ही कंक्लूजन है, लेकिन कंक्लूजन आपने ठीक है। इज देयर एनीबडी हु वुड लाइक एल्स हु वुड लाइक टू ट्राई? We should trust their judgment and not shy away from. हाँ, एग्जैक्टली। ये कंक्लूजन यहां से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये भी एक रीजन है। कंक्लूजन इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। वी शुड ट्रस्ट देयर जजमेंट एंड नॉट शाई अवे फ्रॉम अनफिल्टर्ड वाइन। आपको ये अल्टीमेटली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज डू नॉट शाई अवे फ्रॉम अनफिल्टर्ड वाइन। इफ समबडी गिव्स यू अनफिल्टर्ड वाइन देन यू कैन कंज्यूम इट। एंड व्हाई इज ही सेइंग दिस? ऐसा क्यों बोल रहा है वो कि हमें वाइन, अनफिल्टर्ड वाइन से शाई अवे नहीं करना चाहिए? उसके पूरा इसने एक्सप्लेनेशन दिया है। वाइन इज मेड बाय क्रशिंग ग्रेप्स एंड इवेंचुअली सेपरेटिंग द जूस फ्रॉम ग्रेप skins. However, the separated juice contains impurities and many wineries do not filter the juice. And these wineries claim this unfiltered juice ultimately produces a more flavorful and intense wines. And these winemakers are experts. तो ये भी एक रीजन है। सिंस these winemakers are experts and they claim कि ये जो अनफिल्टर्ड जूस है इससे एक फ्लेवरफुल और इंटेंस वाइन मिलती है, therefore we should trust their judgment and not shy away from this. So this becomes your conclusion and rest are all premises. Okay, do we agree? And do we realize कि पहले हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने ये जो ऐड कर दिया था ना इसमें कि since these winemakers are expert, this is not a part of conclusion. Okay, great. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, एट्थ। तो देखो आप देखो, सी हमने शुरू किया बहुत सिंपल आर्गुमेंट से, एक सेंटेंस वाले, दो सेंटेंस वाले। नाउ वी आर मूविंग इनटू अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो अभी हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अपना लेवल बढ़ा रहे हैं। ठीक, प्लीज ट्राई दिस वन।
ओके, सबने पढ़ लिया? Yes, sir. चलो, यस मुंतहा बोलिए। Sir, I think the conclusion is from there are danger associated with whatever it is, and product containing must carry a warning label that states it's Okay. just danger associated with that is conclusion. Okay. Do we agree, PS? सर मुझे लग रहा है कि लास्ट वाला लाइन कंक्लूजन हो सकता है. Hence, at the moment, we are doing as much possible to protect against this condition. Okay. Let me hear from Ribhav. सर प्रोडक्ट्स कंटेनिंग वाला से लेकर जो सेमीकोलंस में वहां तक कंक्लूजन एंड बाकी सारा प्रेमिस. नहीं, एक मिनट. प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट कंटेनिंग दिस लेबल्स. प्रोडक्ट्स कंटेनिंग, यस आई थिंक सो. Okay. Shaina? Sir, I think there are three premises in this. Phenylketonurics are people who cannot metabolize. So that's the first sentence and first premise. Then there are dangers associated till label that contains. That's the second. In addition, all children in developed society receive a phenylketonuria test at birth. That's the third. That's the third premise, and conclusion is hence at the moment we are doing as much as possible. Okay, great. So as per you, this is the conclusion. Fine. Samriddhi, do Yes, you sir. agree? Yes, sir. Okay. So see, that's the correct conclusion. Ultimately, the conclusion is given in the end here. Hence, we are doing as much as possible to protect against this condition. Now, let's see how this argument is built. वो कह रहा है कि phenyl ketonurics, this is a term. They cannot metabolize amino acid phenylalanine. Okay, तो एक अमीनो एसिड है phenylalanine जो भी है P. Okay, we don't need to give a name to it, anything. तो एक अमीनो एसिड है जिसको हमारी बॉडी, जिसको इन लोगों की बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर सकती. मेटाबोलाइज मतलब ये कि सिंथेसाइज नहीं कर सकती अपने अंदर. जैसे आपने अगर कुछ खा लिया तो आपको वो फिर पचा नहीं सकती. तो मेटाबॉलिज्म मीन्स कि आप कैसे कितनी जल्दी किसी भी एक पर्टिकुलर आप जो बॉडी के अंदर डालते हो, इंजेस्ट करते हो, उसको कितनी जल्दी बॉडी के अंदर असिमिलेट कर लेते हो. यू कन्वर्ट इनटू एनर्जी. ओके, फूड व्हेन वी ईट, आवर मेटाबॉलिज्म अगर बहुत अच्छा होता है जो हमारा, तो द फूड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वेरी वेरी एफिशिएंटली, राइट. बट जो जिनका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होता है तो वो नहीं कर पाते. सो फिनाइल कीटोन्यूरिक्स स्पेसिफिक टाइप के लोग हैं जो इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड को नहीं कर पाते मेटाबोलाइज. And there are dangers associated with this phenylketonuria, and therefore products जिसके अंदर ये है उनको एक लेबल होना चाहिए जिसमें ये लिखा हुआ हो कि phenylketonuries contains phenylalanine. तो एक तो ये करना चाहिए ताकि आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, सपोज कोई फूड प्रोडक्ट है, कोई ड्रिंक है जिसके अंदर ये है, तो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा कि इसके अंदर ये है, ताकि जो phenylketonuria है वो उसको ना कंज्यूम कर ले. इन एडिशन ऑल चिल्ड्रन इन डेवलप्ड सोसाइटी रिसीव दिस. तो इतना बहुत है. मतलब हम अभी इस मोमेंट पे इससे बचने के लिए, इस कंडीशन से जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं. हमने एक लेबल लगा दिया और हमने बच्चों को ये टेस्ट दे दिया. तो दिस इज द बेस्ट वी आर डूइंग एट दिस मोमेंट. So that's the conclusion, that this is at this moment this is the most we are doing. ठीक है, तो this argument was constructed like this. So I hope you've been able to understand. So from where it's the conclusion, hence At the moment we are doing as much as possible to protect against this condition. ठीक है. आपको अगर सपोज करो मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ ऐसा, आप मेरे से बोलते हो कि यार बताइए कि ये फिनाइल कीटोन्यूरिक जो है ये बड़ा एक डेंजरस चीज है, आप क्या कर रहे हो उसके लिए. तो यार हम लोग तो जो भी अभी कर सकते हैं वो बेस्ट कर रहे हैं. कैसे कह रहे हो बेस्ट कर रहे हैं? देखिए अभी हम उस पर लेबल लगा के जाते हैं ताकि कोई अगर फिनाइल कीटोन्यूरिक है तो वो इसको कंज्यूम ना करे, और हम जो है बच्चों को एक टेस्ट भी दे देते हैं. तो अब इससे ज्यादा क्या करेंगे? ठीक है, तो दैट्स हाउ द आर्गुमेंट इज कंस्ट्रक्टेड. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. सर इसको सिंगल प्रेमाइस के अंदर कंसीडर करेंगे या तीन डिफरेंट जैसे मेंशन किया गया प्रेमाइस है ना इसमें, इसको डिफरेंट प्रेमाइस है ना इसमें एक तो फर्स्ट प्रेमाइस ये है कि आप एक उसके ऊपर लेबल चिपका रहे हो. सबसे पहले तो आपने डिफाइन किया कि ये होते कौन लोग हैं. फिर आप बोल रहे हो कि हमने उसके ऊपर एक लेबल चिपका दिया जो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर ये होता है. फिर हम कह रहे हैं कि हम बच्चों को एक टेस्ट भी दे रहे हैं जब वो बर्थ पे, तो उनको एक टेस्ट भी देते हैं ये, ताकि पता पड़ जाए कि ये फिनाइल कीटोन्यूरिक है कि नहीं बच्चा. तो हम जो बेस्ट है वो हम कर रहे हैं इस तरीके से. ओके गॉट इट. ऑलराइट, लेट्स गो टू द 9th क्वेश्चन.
Okay, Munta. Sir, the conclusion is last night robbery was unsuccessful. Correct. Correct. Last night's robbery was unsuccessful. You can also add maybe despite the fact that thief stole several documents. ये भी add कर सकते हो करना हो तो, otherwise main conclusion उसका यही है कि last night's robbery was unsuccessful. Right? तो अब इसको किस बेसिस पे कह रहे हैं कि क्योंकि देखो लास्ट नाइट रॉबरी में थीफ ने सेफ तो नहीं खोल पाया, ठीक है, हाँ उसने कुछ डॉक्यूमेंट जरूर चुरा लिए, लेकिन वो डॉक्यूमेंट में अंदर कुछ भी नहीं था जो कि वैल्यूएबल था मनी इन द सेफ के बराबर, एंड देयरफॉर वी आर सेइंग दैट दिस वाज अनसक्सेसफुल. इनफैक्ट ये यहीं तक रखो कंक्लूजन को, तो ठीक है, दिस इज द कंक्लूजन. दिस कुड बी अ प्रेमाइस, दिस इज अ प्रेमाइस एक्चुअली, कि थीफ ने कई सारे डॉक्यूमेंट स्टील कर लिए, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐसा कुछ भी वैल्यूएबल नहीं था जो कि जितना पैसा तिजोरी में था, और तिजोरी तो खोल नहीं पाया वो. देयरफॉर वी कैन से कि दिस रॉबरी वाज अनसक्सेसफुल. सो दिस इटसेल्फ इज द. Let's go to the next one. Okay, let me give it to PS this time first. We see that the experts are useless for guiding one's decision about one's health is the conclusion part. This is the conclusion, okay? And rest are Yes. premises. Rest of the premise. Okay, let me hear from Munta. You agree? Yes, sir. Same Okay. answer. Okay, so I hope everybody agrees. We see that experts are useless for guiding one's decisions about one's health. ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, देखिए हर साल नई नई रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है, बाय कंसर्निंग द हेल्थ रिस्क पोज्ड बाय सर्टेन सब्सटेंसेस सच एज कॉफी एंड शुगर. कभी एक साल बोलते हैं कि कॉफी इज डेंजरस, अगले साल बोलते हैं कि कॉफी हैज सम बेनिफिट्स. जैसे हमने काफी सारी चीजों के बारे में पढ़ा हुआ है. कोलेस्ट्रॉल, जैसे एग का जो येलो पार्ट होता है जिसको योग कहते हैं, तो देयर हैव बीन from time immemorial several reports that this has that low LDL cholesterol which is very harmful for heart. Then people started coming out saying that नहीं नहीं इसमें नहीं है, ये ठीक है, ये हेल्थ के लिए. उसी तरह से कोकोनट ऑयल है. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको एक दिन ये बोलेंगे कि खराब है हेल्थ के लिए, दूसरे दिन कहेंगे कि अच्छी है. तो देयरफॉर वी कैन से दैट एक्सपर्ट्स आर यूजलेस फॉर गाइडिंग वंस डिसीजंस, राइट? सो हाँ बोलिए. Sir, the sentence that is every year new reports appear till sugar, ये भी रीजन में काउंट करेंगे या हाँ 1 हाँ, ईयर? ये भी रीजन में काउंट. देखो जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन है, और बाकी सब तो प्रेमिस ही है ना? तो जहां पे भी आप एक कंक्लूजन देख रहे हैं कि दिस स्टेटमेंट इज द कंक्लूजन एंड द रेस्ट ऑफ इट इज एक्चुअली प्रेमिस ओनली. सर इफ हम नहीं करें और 1 से शुरू करें तो फिर वो गलत कंसिडर होगा क्या? क्या चीज कम अगेन? एवरी ईयर वाले से लेकर शुगर तक हम मतलब इग्नोर करें उस लाइन को, और 1 ईयर से हम अपना रीजन. नहीं नहीं, ये भी तो है. नहीं नहीं, ये भी तो है. ये तो उसके पहले आएगी ना. हम पहले उसका इसकी बेसिक बना रहे हैं कि देखिए हर साल नई नई रिपोर्ट आती है. एक साल कहते हैं कि जैसे यहाँ लिख दिया ना, एवरी ईयर न्यू रिपोर्ट्स कम. एक बार बोलेंगे, 1 ईयर बोलेंगे कि कॉफी इज डेंजरस, द नेक्स्ट ईयर दे आर सेइंग कि इट हैज सम बेनिफिट्स. तो इसलिए ये इसका कंटिन्यूएशन में ही है. तो वी कैन से दैट दिस आल्सो इज द पार्ट ऑफ दैट प्रेमिस. ओके. ऑलराइट, लेट्स लुक एट दिस वन. Sorry. Yes, Munta. Sir, the Hmm.
The conclusion is the incentive of grade therefore serve no essential academic purpose and rest. Okay, okay. All agree, or would anyone like to disagree? ठीक है, Agreed, sir. agreed, great. तो incentive of grades therefore serves no essential academic purpose. Some teachers claim students would not learn curricular content without the incentive of grades, but students with intense interest would learn it without the incentive, while the behavior of students lacking all interest is unaffected by such an incentive. तो वो ये कह रहे हैं कि कुछ कुछ टीचर्स कहते हैं कि स्टूडेंट्स जब तक ग्रेड नहीं देंगे तब तक वो कुछ सीखेंगे नहीं, लेकिन जिनको इंटरेस्ट है वो तो बिना इंसेंटिव के भी सीख लेंगे, ग्रेड दो ना दो। लेकिन जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इससे कोई पर्पस सर्व नहीं होता ग्रेड्स का। दैट्स द कंक्लूजन दैट दिस फेलो इज ट्राइंग टू ड्राइव। ग्रेट, लेट्स लुक एट द 12th वन। Yeah, I'll just come to you, Shaina. Just give one half a minute to people to read. Yes, Shaina, go ahead. Sir, damming the Merv River till upstream areas is premise 1. Unfortunately, a dam would reduce still quality of water. There is premise 2. The productivity loss till a region as a whole is conclusion. यहाँ से आप बोल रहे हो प्रोडक्टिविटी लॉस वुड बी ग्रेटर, सो बिल्डिंग अ डैम वुड, यहाँ से यहाँ तक कंक्लूजन? हाँ सर, क्योंकि प्रोडक्टिविटी लॉस इन द डाउनस्ट्रीम ये इससे पहले वाले सेंटेंस में भी कवर्ड है, तो मुझे लगता है कंक्लूजन में आएगा। अच्छा, ओके ओके, लेट मी हियर फ्रॉम मुंता। Yes, sir. I think so. Building a dam would yield no overall gain in agricultural productivity in the region as a whole is the conclusion. This is the conclusion you are saying. So building a dam would yield no overall gain. Okay, so anyone? PS, what's your view? Anyone else? Mansi? So building a dam, this part is the conclusion. This part is the Agree conclusion. with that. Okay, Yes. okay. No, So then, yes. for me, the productivity loss till यहाँ as a से whole is conclusion. Okay. Yes, sir. ठीक है, देखो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग को हम समझते इसमें बढ़ाते हैं। डैमिंग द मर्व रिवर वुड प्रोवाइड इरिगेशन फॉर ड्राई लैंड इन इट्स अपस्ट्रीम एरियाज। तो अगर जैसे हमने एक रिवर है उसको डैम बना दिया वहां पे, तो उससे जो ड्राई लैंड है उसके अपस्ट्रीम एरिया में उसको इरिगेशन मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली डैम वुड रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन फर्टाइल लैंड डाउनस्ट्रीम बाय रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर देयर। तो आपने सपोज ये रिवर आ रही है एक, ठीक है, यहाँ पे इसका एक डैम बना दिया, तो अपस्ट्रीम उसका ये एरिया होता है, डाउनस्ट्रीम उसका ये नीचे यहाँ वाला एरिया होता है। तो वो कह रहा है कि आपने यहाँ पे बना दिया डैम ताकि इस एरिया को फर्टाइल बना दिया, यहाँ पे इरिगेशन हो जाए, पर लेकिन इसमें अब पानी यहाँ नीचे जो है कम आएगा, तो ये वाला जो एरिया है ये अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इन द फर्टाइल लैंड डाउनस्ट्रीम कम हो जाएगी। द प्रोडक्टिविटी लॉस वुड बी ग्रेटर देन द प्रोडक्टिविटी गेन। तो ये प्रोडक्टिविटी लॉस जो है, अगर सपोज करो ये -100 हो गया और ये अगर +50 ही है, सपोज करो किसी ने कहा कि यार ये तो 100 लॉस होगा लेकिन यहाँ तो 150 का गेन है, तो फिर तो ओवरऑल फायदा है हमको, नेट 50 का गेन मिल रहा है हमको। लेकिन अगर यहाँ पे समझो 50 का गेन है और यहाँ पे 100 का लॉस है, so this is the net loss situation, right? तो productivity loss in downstream would be greater than productivity upstream. This is a part of the premise. Okay, because unless this statement this premise is taken into account, we will not be able to ascertain कि यहाँ पे जो लॉस हो रहा है और जो यहाँ पे गेन हो रहा है इसमें से कौन सा बड़ा है। तो फिर हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि बिल्डिंग अ डैम वुड यील्ड नो ओवरऑल गेन इन द रीजन एज अ होल, राइट? ये हमें निकालने के लिए बताना पड़ेगा कि प्रोडक्टिविटी लॉस यहाँ पे जो है वो उससे ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है ना। सपोज करो कि नुकसान कम हो रहा होता, फायदा ज्यादा हो रहा, तो फिर ये कंक्लूजन गलत हो जाता। पर वो स्टार्टिंग की लाइन में तो मेंशन हो ही रहा है ना, फर्स्ट उन्होंने अपस्ट्रीम का बोला, देन नहीं, वो क्या बोल रहा है, देखो वो क्या बोल रहा है। ये आपको मैं अगर एक पैरेलल सिचुएशन ड्रॉ करके बताता हूँ। कोई आपको कह रहा है कि देखिए आप अगर VARC में ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, तो आपका स्कोर VARC में तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है, यू विल गेट अ प्लस, ठीक है। यहाँ तक ये बोल रहा है कि अगर डैमिंग द मर्व रिवर विल प्रोवाइड इरिगेशन फॉर ड्राई लैंड, तो आप VARC में कमजोर हो उसमें तो थोड़ा आपका बढ़ जाएगा स्कोर। अनफॉर्चुनेटली जो आप टाइम VARC से निकाल के
VRC में दोगे कॉन्ट से निकाल के, तो कॉन्ट में आप क्योंकि कम टाइम और एफर्ट दे रहे हो तो आपका स्कोर कॉन्ट में कम हो जाएगा. अनफॉर्चुनेटली डैम वुड रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बाय रिड्यूसिंग. तो अब आप कैन यू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेदर गिविंग मोर टाइम टू VRC इज फ्रूटफुल और नॉट, अनलेस यू नो. सपोज करो कि VRC में आपका स्कोर 20 बढ़ जाता है और यहाँ पे आपका नुकसान सिर्फ 5 का होता है, तो हम कह सकते हैं कि यार नेट नेट फायदे वाली सिचुएशन है ना. लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आपको इसमें तो सिर्फ 5 मार्क्स ही बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सॉरी 5 मार्क्स बढ़ेंगे प्लस होगा और यहाँ पे तो नुकसान 20 मार्क्स का हो जाएगा, तो फिर वेदर यू विल डू दिस और नॉट, तो वो डिसीजन जो है वो यहाँ पे है ना. तो आपको ये बताना तो बहुत जरूरी है कि प्रोडक्टिविटी लॉस, यहाँ तो आप सिर्फ एक पार्ट बता रहे हो, यहाँ पे दूसरा पार्ट बता रहे हो, और फिर तीसरे वाले में आप कंपेयर करके बता रहे हो कि किसमें नुकसान ज्यादा होगा. राइट? इज इट क्लियर नाउ? यस सर. सर हम लोग बोल सकते हैं प्रेमाइस 3 प्रेमाइस 1 और 2 को स्ट्रेंथन करना है. प्रीमाइस 3 नहीं जो नहीं नहीं द प्रीमाइस 1 और नहीं 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 प्रीमाइस 3 स्ट्रेंथन कैसे कर रहा है? प्रीमाइस 3 तो नहीं आपका एक इंटीग्रल पार्ट है. प्रीमाइस 1 में बोल रहा है कि हमें एक जगह फायदा हो रहा है. प्रीमाइस 2 बोल रहा है आपका कि हमें एक जगह नुकसान हो रहा है. प्रीमाइस 3 बोल रहा है कि ओवरऑल नुकसान हो रहा है. देखो प्लस माइनस में यही पूरा आर्ग्यूमेंट ही इसी के ऊपर बेस्ड है ना. अगर सपोज करो यहाँ लिखते हैं कि प्रोडक्टिविटी गेन इन द डाउनस्ट्रीम और प्रोडक्टिविटी गेन इन द अपस्ट्रीम वुड बी मोर देन द प्रोडक्टिविटी लॉस डाउनस्ट्रीम, अगर ऐसा बोलते हैं तो फिर तो ये गलत हो जाता ना कंक्लूजन. यस यस गॉट इट. ठीक है. ओके, अभी ये देखो इसको छोड़ दो. अभी यहाँ पे हम अभी हम दूसरे पे चलते हैं. नाउ लेट्स टेक अ ओके, ये भी छोड़ो अभी. ठीक है, इसको मैं आपको बाद में होमवर्क में दूंगा. लेट्स अंडरस्टैंड नाउ दिस आर्गुमेंट. सो प्लीज गो थ्रू दिस केयरफुली. ठीक है, एंड आइडेंटिफाई. इसमें जो कंक्लूजन है वो यहीं पे लिखा हुआ है. ठीक है, इसी में ही वो कंक्लूजन की लाइन है. तो आपको केयरफुली आइडेंटिफाई करना है कहाँ से कहाँ तक की कंक्लूजन है इसमें. ठीक है, सो लेट मी गिव यू 1 मिनट फॉर दिस. Just 10 second, 20 second more, then I'll give you the opportunity, Mumta. Okay, Mumta, what is your answer to this? Sir, the two companies claim that the similarities are coincidental and occurred because the designer independently reached the same solution to the same problem, is the conclusion. Okay, let me hear from Samriddhi. Sir, the designer independently reached the same solution to the same problem. Sir, ये conclusion है. Okay. Yes, Gurkiran, yes. The similarities are too fundamental to be a mere coincidence. I feel this is the conclusion. Okay, all right. Let me hear from somebody else. और किसने हाथ उठाया था? Mumta, you would like to change your perspective or same? अच्छा, Sir, आपका पहले का ही हाथ उठा हुआ है. similarity are too fundamental can also be the conclusion. No, can also be, which means this So, is wrong with this. I'll Huh? stick to mine first. Huh? Yes sir, I too stick with the same that Muntaha told. The two companies still same. अच्छा, two companies still. Okay. ठीक है. Anyone else? PS, what's your view? Sir, bit confusing. I'm Bit not sure confusing. with the Okay. answer. Ribhav, any view? Shaina, any view? Siddharth.
ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सो देखो, दिस वाज अ लिटिल दिस इज कंफ्यूजिंग दिस थिंग। मैं आपको ये आर्गुमेंट पहले एक्सप्लेन करता हूँ, देन वी विल अराइव एट द कंक्लूजन। तो ये कह रहा है, देखिए लास्ट मंथ ये ओसीएफ इंक है, इन्होंने कहा कि एक यूनिक न्यू प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है, एन एडजस्टेबल कंप्यूटर वर्क स्टेशन। एंड 3 days लेटर एर्गोटेक ने भी एग्जैक्टली एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट डाली है। So obviously these are premises, right? Because these are giving us information. The two companies claim that similarities are coincidental and occurred because the designers independently reached the solution to the same problem. Now, see, this is not a conclusion. This is a premise only. कि ये जो दोनों कंपनी क्लेम कर रही हैं कि ये सिमिलैरिटीज हमारी को इंसिडेंटल है, अकर्ड इसलिए क्योंकि ये डिजाइनर्स इंडिपेंडेंटली इन्होंने सोल्यूशन सेम प्रॉब्लम को हैंडल किया और सेम सोल्यूशन निकाला। तो ये तो क्लेम्स है ना, दीज आर बेसिकली द स्टेटमेंट्स बीइंग मेड बाय दीज टू कंपनीज। अब ऑथर का क्या व्यू है इसमें? जो ऑथर है वो क्या कह रहा है? द सिमिलैरिटीज आर टू फंडामेंटल टू बी मियर कोइंसिडेंस, हाउएवर ये जो कंपनीज क्लेम कर रही हैं कि दी सिमिलैरिटीज आर कोइंसिडेंटल, ऑथर इज पासिंग अ जजमेंट ऑन दैट एंड सेइंग दैट दे आर टू फंडामेंटल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कोइंसिडेंस हो। फिर वो अपनी रीजनिंग बता रहा है उसके आगे की कि द टू प्रोडक्ट्स नॉट ओनली लुक अलाइक बट दे आल्सो वर्क अलाइक, बोथ आर ऑडली शेप्ड एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बोथ अलाउ दिस। तो ऑथर ने अपना जो कंक्लूजन निकाला है, तो कंक्लूजन एक्चुअली इसमें व्हाट गुरकीरत पॉइंटेड आउट इज करेक्ट हियर, दैट दीज आर टू फंडामेंटल टू बी मियर कोइंसिडेंस हाउएवर। ये उसका जजमेंट है ना। अब देखो, पूरी सिचुएशन उसने समझी। उसने कहा यार एक कंपनी ने ये प्रोडक्ट निकाला, दूसरी ने भी निकाला, दोनों कंपनियां कह रही हैं कि हमारा सेम प्रोडक्ट सेम सोल्यूशन आ गया इंडिपेंडेंटली। लेकिन मेरे हिसाब से ऑथर कह रहा है ये सिमिलैरिटीज आर टू फंडामेंटल टू बी कोइंसिडेंस। क्यों भाई, क्यों कह रहा है वैसा? क्योंकि देखो ये दोनों प्रोडक्ट बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, एक जैसा काम करते हैं, एक जैसे एडजस्टमेंट है, ब्ला ब्ला। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वाज द कंक्लूजन। आई होप इट्स क्लियर कि इसमें हमने किस तरीके से रीजनिंग की है। सर जो कंक्लूजन है वो हमें न्यूट्रली सोचना चाहिए क्या, कि मतलब हाँ, ये वाला न्यूट कंक्लूजन ऐसा सोचना चाहिए कि जैसे समझो आप ऑथर हो या आप कोई चीज इवैल्यूएट कर रहे हो, तो जजमेंट जैसा क्या दे रहे हो, आप क्या कंक्लूड करके बता रहे हो आप लोगों को, और किस बेसिस पे फिर बता रहे हो, वो सब प्रेमिसेस हो जाते हैं उसके। और जो इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी होती है जो आर्गुमेंट में, वो भी प्रेमिस ही होती है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें आप समझ सकते हो कि ये सब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ। सब बेसिकली कंक्लूजन, जैसे कि ये लाइन जो है ये कहीं और भी फिट हो सकती है, बस रीजंस इसके चेंज हो सकता है। इधर प्रोडक्ट का बता रहे हैं या हम कोई और सिचुएशन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, आई डेंट गेट योर क्वेश्चन। सर जैसे ये जो कंक्लूजन है, हम्म। ये नॉर्मली हम ये वाला एग्जाम्पल ना लेके कोई और एग्जाम्पल भी इसमें फिट इन कर सकते हैं रीजन। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर तो सकते हैं। सर सपोज करो, सिंपल, मैं आपको जैसे सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ कि सपोज करो आपकी दो फ्रेंड है, ठीक है। अब आपकी एक फ्रेंड जो है वो कोई कोई ऐसे ही बढ़िया सी ड्रेस पहन के आ गई एक दिन, ठीक है। और थोड़े टाइम बाद आपने देखा कि यार एक दूसरी फ्रेंड भी जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ड्रेस पहन के आई। तो आप जो है वो और वो दोनों आपको फिर मिली, तो वो बता रही है यार ये तो कोइंसिडेंस हो गया यार, हम तो अलग अलग गए थे शॉपिंग करने, ये तो मतलब बड़ा कोइंसिडेंस है। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं यार, ये दिस सिमिलैरिटीज आर टू फंडामेंटल टू बी मियर कोइंसिडेंस, ऐसा नहीं है। क्यों? फिर आप अपनी रीजनिंग बता रहे हो कि यार ये बिल्कुल ये एक ही जगह मिलती है, ये इसी दुकान में मिलती है, और ये जो है वो इसके घर, इन दोनों के घर से ये बिल्कुल पास पड़ती है। तो आप अपनी रीजनिंग बता रहे हो कि ये दोनों मिल के गई हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये अलग से खरीद के लाई हुई है अलग से, समथिंग लाइक दिस। तो ऐसा आप और भी सिचुएशन में फिट कर सकते हो, इफ दैट वाज योर क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, ग्रेट। Okay, now this is another one. Okay, this is another very interesting situation. So let me see if you are able to identify the conclusion here. Just 20 seconds more, then I'll give you.
चलो, लेट मी हियर फ्रॉम PS फर्स्ट. sir, however, this characteristics is actually quite common. ये वाला सेंटेंस मुझे कंक्लूजन लग रहा है. Okay, let me hear from Muntaha. Sir, I think the formation of cloud over the ocean largely depends on the presence of these particles. Yeah. Okay. Yes. Yes, Samriddhi. It is usually assumed that only the most highly evolved species. I think so, yeah. This- Okay. और कुछ? Anyone else? Yes, Gurkirat. Sir, I feel the last line, plankton cause the surface of the earth. I think that's the conclusion. Okay. So I think Yes, it's very Shaina. well known. Till survival is a conclusion. कौन सा? Starting, it is well known. अच्छा. Okay. On survival. Okay. What about yes, you, Shaina? Sir, same. Thus, plankton cause the surface of the earth to be Thus cooler. plankton and cause. Okay. Yes, sir. Great. Now, let me, before we, I didn't give you my judgment here. Let me understand. इसमें कौन मुझे argument समझा सकता है? Can anyone explain to me the argument in some very simple language? You can choose to do so in Hindi or English, whatever you feel like. So, argument actually क्या कह रहा है? ये पहले समझते हैं इसमें. Anyone? Yes. Okay, Shaina. Let me give it to you. Sir, in initial lines, they're just explaining about the characteristics, more or less. And जो proper conclusion है वो उन्होंने last line में दिया है. पहले they are telling कि this is plankton and this is what they do. And इससे ये होता है. And then at the end they have given the conclusion. Okay. ठीक है. सर मेरा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा डिफरेंट है. हम्म. लाइक मेरे हिसाब से इसमें पहले जो फर्स्ट लाइन था सर्वाइवल अप टू बोला गया कि एक क्वालिटीज है जो जिसकी वजह से कोई भी एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकता है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म हो गया. जो सेकेंडली बोला है कि ये कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत कॉमन है. अभी क्यों कॉमन है उसको एक्सप्लेन किया सर्टेन से लेके लास्ट लाइन तक. ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है. Okay. Okay. Good. So, now let me explain what this argument is trying to say. थोड़ा सा इसको समझने वाली बात है. It is well known that many species adapt to their environment. Now, many species adapt to their environment. मतलब जैसे सपोज करो इंसान की अगर हम बात करें तो कैन ह्यूमन बीइंग अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट? डू वी डू दैट? Yes, sir. How do we do that? It's very simple that let's say when it becomes cold, then we start wearing woolens, and when it becomes warm and summer and hot, then we start wearing very light clothes. So that is how we adapt to the environment, right? So this is a very simplistic example. जो लोग किसी भी ऐसे हार्श क्लाइमेट या हार्श एरिया में रहते हैं वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, और जो लोग कहीं और रहते हैं वो जो समुद्र में के पास रहते हैं वो अपने आप को समुद्र से अडेप्ट कर लेते हैं. So this is well known, okay, that species adapting to the environment. But it is usually assumed that only the most highly evolved species alter their environment in ways that aid their own survival. लेकिन ऐसा समझा जाता है कि जो उल्टा करना, कि आप environment को अपने हिसाब से मोल्ड कर लो to aid your survival, this is very rare and only the most highly evolved species can do it. मतलब आप अगर सपोज करो कि हम इंसान, हमको ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही, तो हम ऐसा कुछ कर दें कि एनवायरनमेंट ही हमारे हिसाब से मोल्ड हो जाए. Can we do that? So we can't do that, right? Human beings cannot do that. If we feel very cold and we want warm environment or warm climate, then what we have to do is only we travel to Goa. Maybe अभी इस टाइम पे हम गोवा चले गए, वहाँ पे अच्छा मौसम है, या किसी ऐसी जगह जा सकते हैं. That's the max we can do. We can't convert Delhi into Goa, right? लेकिन ये कह रहा है कि जो only most highly evolved species है वो कर सकते हैं ऐसा समझा जाता है. However, this characteristic is actually quite common. तो यूजुअली अज्यूम किया जाता है कि ओनली मोस्ट हाईली इवॉल्व लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा, ये तो बहुत कॉमन है यार. कैसे बोल सकते हो भाई ये कॉमन है? अरे ये इसको देखो, सर्टेन स्पीशीज ऑफ प्लैंकटन, ये प्लैंकटन इज अ वेरी कॉमन सी का एक वो है स्पीशीज, समुद्र में एक स्पीशीज होता है जो प्लैंकटन इज अ वेरी कॉमन थिंग. तो ये एक गैस जनरेट करते हैं जो कि कन्वर्ट होके पार्टिकल्स ऑफ सल्फेट बन जाता है, एंड दीज पार्टिकल्स कॉज वाटर वेपर टू कंडेंस.
दस फॉर्मिंग क्लाउड्स, और इस सल्फेट के कारण वाटर वेपर कंडेंस होकर क्लाउड बना देता है, और क्लाउड बनने से क्या होता है, और रादर जो ओशन के ऊपर क्लाउड बनते हैं वो इसी के कारण बनते हैं। तो जैसे क्लाउड आ गया तो क्या हो गया, सनलाइट रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्लेक्ट हो गई तो अर्थ लेस अब्सॉर्ब कर रही है हीट, मतलब इसने ये गैस एमिट करके और एनवायरनमेंट को ठंडा कर दिया। So he has shown that ability, right? This plankton fellow. Thus, plankton cause the surface of Earth to be cooler, and this benefits the plankton. So this is an example. This is not the conclusion. ये इसमें पूरे क्वेश्चन में this thus was basically to mislead कि this thus is not the conclusion indicator here. This is basically indicating how plankton causes the surface of Earth to be cooler or changes the environment. ये उसका एग्जाम्पल है। तो ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, जिसमें ये कह रहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये देखो प्लैंकटन है, यही कर लेता है ये बात। तो ये जो हमारा अजम्पशन है कि सिर्फ हाईली इवॉल्व स्पीशीज कर पाते हैं, ये गलत है। ओनली so however this characteristic is actually quite common, so as rightly pointed out by PS, this actually is the correct conclusion. Do we understand this? हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ऐसा समझा जाता है कि ये चीज तो सिर्फ बहुत हाईली इवॉल्व लोग कर सकते हैं, अरे लेकिन ये तो बहुत कॉमन है यार, क्यों बोल रहे हो ऐसा कॉमन है, अरे देखो ये एक छोटा सा जानवर है प्लैंकटन, ये गैस निकालता है जिसके कारण क्लाउड बन जाते हैं और अर्थ कूलर हो जाती है, तो ही चेंजेस द एनवायरनमेंट, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस पर्टिकुलर सेंटेंस वाज द कंक्लूजन। सो इस तरीके से नाउ दिस होल एक्सरसाइज वी हैव डन सो एज टू एनहांस आवर अंडरस्टैंडिंग। कोई बात नहीं, देखो इसमें शुरू में हम जब करते हैं वी आर नॉट यूज्ड टू काइंड ऑफ हैंडलिंग सच आर्ग्यूमेंट्स में भी और सच कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस समटाइम्स, सो इट विल टेक अस टाइम, ठीक है? यही हमारी प्रैक्टिस है, मतलब हम थ्रू आउट जो प्रैक्टिस करेंगे कि हाउ टू डिकोड यू नो सच कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज, लंबे लंबे सेंटेंसेज होंगे, उसमें आर्ग्यूमेंट होगा एक, ओके, ऑथर का कोई आर्ग्यूमेंट होगा, कंक्लूजन डिराइव करने की कोशिश करेंगे कि वो अल्टीमेटली आपको बता क्या रहा है। जैसे आरसी पैसेज होता है, तो आरसी में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो मेन आइडिया होता है उसका, कि ऑथर इज अल्टीमेटली ट्राइंग टू टेल यू व्हाट, right? So author obviously sometimes he doesn't write the main idea as a sentence in the passage, so you have to figure out that what is his main argument is, right? So that's why this particular critical reasoning is so important. So I hope this inference, this conclusion thing, premise इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि इसमें बहुत बहुत टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, द डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स इन सीआर, ओके। जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं तो ड्राइंग द कंक्लूजन, ड्राइंग द इन्फरेंस, जो कि हम अभी इसमें से कर रहे थे, अभी तो हमने मोस्टली कंक्लूजन वाले ही करे थे। देन वील हैव अ सेशन ऑन आइडेंटिफाइंग द असम्पशन। आज हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो मोस्टली इन दोनों टाइप के करेंगे। देन वी विल कीप गोइंग विद आवर सीआर बेसिक्स क्लासेस, सो वन सेशन विल हैव द नेक्स्ट वन ऑन आइडेंटिफाइंग द असम्पशन, और वील हैव अ सेशन ऑन स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग द आर्गुमेंट। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको कंक्लूजन आइडेंटिफाई करना है और उसको ऑप्शन जो दिए हुए हैं उससे इधर स्ट्रेंथन करना है और उसको वीकन या फिर वीकन करना है। मतलब आपको बोला जाएगा कि ये आर्गुमेंट है, ठीक है, और इस आर्गुमेंट में अब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्ट्रेंथन द ऑथर्स आर्गुमेंट हियर और स्ट्रेंथन द कंक्लूजन हियर। तो आपको पहले तो उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कंक्लूजन क्या है, और उसके बाद में फिर देखना है कि नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये उसको स्ट्रेंथन करते हैं, दे मेक इट मोर कन्विंसिंग, और या फिर जो वीकनिंग वाले केस हैं उसमें आपको उनको वीकन करना है कि नहीं, अगर ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लगा दिया तो ये कंक्लूजन इनवैलिड हो जाएगा, या इट मे नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज इट वॉज। सो these are the very common type of questions. Then we have identifying the flaws in reasoning. So flaws in reasoning जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे होते हैं, है ना। सिंपल जैसे मैं आपको एक दो और एग्जांपल बताता हूँ flaws in reasoning के। Suppose I make a statement that my grandfather lived up to the age of 102 years. He used to smoke 2 packets of cigarettes every day. Therefore, we can say that cigarette smoking is not injurious to health. So एक मैंने कंक्लूजन निकाला इसमें, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रेमिस दैट माय ग्रैंडफादर लिव्ड अप टू द एज ऑफ 102 ईयर, ही यूज्ड टू स्मोक 2 पैकेट्स ऑफ सिगरेट एवरी डे। तो क्या ये कंक्लूजन वैलिड है या ये फ्लॉड कंक्लूजन है, बताइए। इज दिस अ करेक्ट कंक्लूजन और इट्स अ फ्लॉड कंक्लूजन, एंड व्हाई? So please can you repeat the sentence? हाँ, तो माय ग्रैंडफादर लिव्ड अप टू द एज ऑफ 102 ईयर्स, he used to smoke 2 packets of cigarettes every day. Therefore, we can say that cigarette smoking is not injurious to health. फ्लॉड है Flawed है, क्यों flawed है? क्योंकि सर सबके लिए इट इज नॉट, मतलब सबके लिए ये चीज नहीं हो सकती ना। हाँ, सबके लिए जरूरी थोड़ी है, ठीक है। आपके ग्रैंडफादर जो हैं वो एक यूनिक स्पीशीज हो सकते हैं जिन्होंने अपने लंग्स में पता नहीं क्या फोर्टिफाई करके रख दिया, या फिर हो सकता है वो दिल्ली में 410 AQI में रहते हो तो उनके लंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो,
So there could be a number of different reasons why your grandfather may have not been affected, but अगर एक इन जनरल आदमी है वो ये करेगा तो he will obviously have a hard time. तो एक आदमी का एग्जांपल लेके अगर हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर, देन इट इज अ रॉन्ग कंक्लूजन, राइट? तो सर हाँ बोलिए। सर अगर मेजॉरिटी यही बोले तो? हाँ, मेजॉरिटी बोले तो ठीक है, बिल्कुल सही है फिर। देखो इसीलिए सर्वेज होते हैं, जो हम देखेंगे कि कभी भी जो सर्वेज होते हैं या रिसर्च होती है कोई भी, या स्टडीज होती है, तो वो क्या करते हैं, दे फाइंड समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, है ना? जो जैसे पोलिंग होती है ना, वोट वोट में एग्जिट पोल होता है, तो अब एग्जिट पोल जो लिया जाता है फिर जिसके बेसिस पे वो बोलते हैं कि ठीक है ये पार्टी आगे है, ये पार्टी रहेगी, जीतेगी, तो दे टेक अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। एक दो आदमी के बेसिस थोड़ी बोलेंगे। सपोज करो कि एक आदमी पोलिंग बूथ से निकल के आया, हाँ भाई क्या लगता है सर बीजेपी जीतेगी, क्यों, मैं बीजेपी को वोट दे के आया हूं। अरे भाई तू अकेला बीजेपी को वोट दे के आया है तो जरूरी थोड़ी वो जीतेगी, तो एक पहले तो सैंपल होना चाहिए हमारे पास में। सो किसी भी सर्वे में या किसी भी रिसर्च में एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया जाता है, दैट शुड बी इंडिकेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। सी वी कैनॉट पोल ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन या सैंपल, जो मतलब जो भी यूनिवर्स है हमारा, तो हम उसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं ऑन सम बेसिस। दिस इज ऑल यू नो अ पार्ट ऑफ स्टेटिस्टिकल टूल्स एंड ऑल दैट। तो इसलिए ये फ्लॉ इन रीजनिंग है। तो ऐसे बहुतेरे फ्लॉज होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो एक बच्चा कह रहा है कि भाई मेरे तो 100% वो है। तो अब जैसे इसमें एक और है कि सपोज करो मैं कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम आई सो आई वेयर दिस ब्लू शर्ट। सपोज मेरी मदर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि यार मैं ये ब्लू शर्ट पहन के एग्जाम देने जाऊंगा, और मदर बोल रही है यार ब्लू शर्ट तो बहुत गंदी है, 2 दिन से ये इधर धोने में पड़ी हुई है, ये नहीं पहन के जाना। मैं बोला नो नो, आई वांट टू वेयर द ब्लू शर्ट ओनली बिकॉज द लास्ट टाइम आई वोर अ ब्लू शर्ट फॉर द एग्जाम आई हैड अ सुपर पेपर एंड देयरफॉर आई वांट टू वेयर अ ब्लू शर्ट। अब क्या ये आपका एक लॉजिकल कंक्लूजन है? नहीं है। कि आपने कोरिलेशन डज नॉट मीन कॉजेशन। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लॉ है। कोरिलेशन डज नॉट मीन कॉजेशन। मतलब अगर एक चीज, सपोज आप गए ब्लू शर्ट पहन के और आपके एग्जाम बहुत अच्छा हो गया, तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो उसके कारण ही हो गया है। तो अब ये नहीं है कि आप इस बार फिर, हमारे जो सुपरस्टिशंस होते हैं मोस्टली, वट एवर सुपरस्टिशन भी है, बिल्ली रास्ता कट गई, या हम कहीं बैठ के मैच देख रहे हैं एक पर्टिकुलर चेयर पे, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं भाई ये रिमोट जो है वो ये ऐसा ही रहेगा। इवन सच अ सुपर स्टार tennis player like Rafael Nadal, I don't know how many of you follow him or you watch tennis matches. He has a particular routine. वो जब आएगा कोर्ट पे, और जो उसका जहाँ पे बैठने की जगह होती है बिटवीन द सेट्स और बिटवीन द गेम्स, तो वहाँ पे वो अरेंज करता है अपनी ड्रिंक, और एक बहुत ही स्पेसिफिक जगह पे रखता है वो उसको, बहुत ही स्पेसिफिक। और उसको उसका जो जो फेस होता है ना, वो भी एक घुमा के वो एक जगह रखता है, और वो जब कोर्ट में जाता है हर गेम के बाद में, तो वो एक पर्टिकुलर ऐसे पैटर्न से ही जाता है, मतलब वो इसके बीच में से निकल के और ऐसे ही जाएगा। तो वो ये करता क्यों करता है? अब इसके पीछे भी बहुत सारे थ्योरी आ चुकी हैं, ये भी मतलब इट्स अ मैटर ऑफ इंटेंस स्टडी दैट व्हाई डज ही डू इट। तो इसमें अब इसको बोल सकते हैं, कोई बोल सकता है ये उस सुपरस्टिशन है उसका, कि ऐसा मैं करूंगा तो मैं मेरा गेम अच्छा होगा या आई विन, या somebody says it's a ritual, okay, and rituals then have their own advantages। तो इसके ऊपर भी एक आर्टिकल है, वो आपको कोई भेजूंगा मैं पढ़ने को। तो द पॉइंट इज कि हम इस तरह से कोई रिचुअल अगर करते हैं तो ठीक है, मे बी दैट लेड अस टू सम सक्सेस सम टाइम, इट डजंट मीन दैट इट विल ऑटोमेटिकली डू सो एवरी टाइम। तो ये एक हमारी फैलेसी है थिंकिंग। तो इस तरह की जो बहुत सारे फ्लॉज होते हैं हमारी थिंकिंग में, वो हम देखेंगे एंड वी विल आइडेंटिफाई सर कि हाँ बोलिए। सर हम्म सुपरस्टिशंस होते हैं वो हम्म भी तो मेजोरिटी के बेसिस पे ही बनते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आज अगर कोई बना देगा हम्म तो वो बन जाएगा। वो पहले से हम्म चले आ रहे हैं तो मेजर लोगों ने वो फॉलो किया है, तो वो उनके लिए रीजन हो सकता है। तो हम उनको उसको फ्लॉ कैसे बोल सकते हैं अगर वो मेजर लोगों ने किया हुआ है, अच्छा, माना आपको हुआ ये है। कैसे पता, क्या कोई रिसर्च हुई है क्या कि आज तक जितने लोगों का रास्ता एक काली बिल्ली ने काटा है, उसमें से कितने लोगों को एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद में? हैज एनी रिसर्च बीन डन एवर? टेल मी। ये तो आपने सिर्फ सुना है ना। अच्छा, आपके साथ हुआ है क्या कभी, या नो किसी सर। को आप जानते हो उसके साथ हुआ है क्या ऐसा? So that itself is a flaw. See, unless it happens to you or there is a documented evidence of it. हाँ, अगर कहीं पे कोई आपने रिसर्च पढ़ी हो कि देखिए हमने एक सर्वे किया था इस टाइम से इस टाइम तक 10 सालों के बीच में इस शहर में हमने यहाँ पे बैठ के हमने काउंट किया था, तो ये बिल्ली यहाँ पे रहती थी काली, और यहाँ से जो जाता था उसका रास्ता काटती थी, और उसके बाद हमने रिसर्च करी है कि इसमें से कितने लोगों का आगे जाके बुरा हुआ, अपशगुन हुआ, एक्सीडेंट हो गया, या कोई पेपर अच्छा नहीं हुआ, जो भी हुआ।
तो अगर ऐसी कोई रिसर्च कहीं पे है, देन यू कैन डेफिनेटली से दैट देयर इज नो, यस दिस इज व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट अ फ्लॉ, कि हाँ बिल्ली रास्ता काटने से ऐसा होता है, बट आप किसी बेसिस पे कहोगे ना, ये तो क्या है, देखो सुपरस्टिशन कैसे बिल्ड होते हैं, किसी एक के साथ हो गया, फिर उसने कहानी सुनाई, तो दूसरे के मन में सुपरस्टिशन आ गया, फिर उसके साथ भले ही हो ना हो, लेकिन वो 4 लोगों को कहानी सुनाई, फिर वो 4 लोग और 14 लोगों को कहानी सुनाई, और ये पुराने जमाने में तो धीरे धीरे होता था, आज तो वायरल हो जाता है, एनीथिंग दैट हैपेंस कम्स ऑन सोशल मीडिया सो क्विकली दैट मिलियंस ऑफ पीपल आर रीड दैट बिफोर दे आर इवन अवेयर व्हाट दे आर डूइंग। सो द पॉइंट इज कि ये चली आ रही है चीजें, ठीक है। अब Yes. आपको जो है वो किसी ने, अब कोई साइंटिफिक दे, अब जैसे सपोज करो एक सिंपल है, अब जैसे मैंने इसमें भी इस चीज का एग्जांपल नहीं लिया कि लोग जब एग्जाम देने जाते हैं तो दही और शक्कर खा के जाते हैं, राइट। आप लोगों के मे बी इन योर फैमिली और समथिंग समबडी मस्ट हैव ऑफर्ड, या आप लोग अभी भी करते होगे, तो उसके पीछे रीजनिंग हो सकती है कि देखो दही शक्कर से एनर्जी आती है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, उसके अंदर लोडेड विथ ये होता है एक्स और वाई और जेड, तो अगर आप दही शक्कर खा के जाओगे तो आपका ब्रेन चलेगा, तो देन दैट वी मे से दैट यस दैट इज नॉट अ सुपरस्टिशन, देयर इज अ साइंटिफिक एविडेंस और देयर इज सम बैकिंग ऑफ इट कि इससे ये हमारा ब्रेन अच्छी तरीके से चलता है। लेकिन काली बिल्ली रास्ता काट गई तो एक्सीडेंट हो जाता है, दिस वुड डेफिनेटली बी अ सुपरस्टिशन। या हम यहाँ पे बैठ गए और इंडिया मैच जीत गई, तो ये तो क्लियर सुपरस्टिशन है ना। तो Yes, sir. इस तरीके से ठीक है। तो फिर उसमें और भी जैसे फ्लॉज होते हैं थिंकिंग में हमारी, जैसे सपोज करो कि एक फ्लॉ होता है एड होमिनेम, इसके पीछे बुक्स आफ्टर बुक्स लिखी गई है, कभी मैं आपको रेकमेंड करूंगा फ्लॉज इन थिंकिंग के ऊपर। तो एड होमिनेम बेसिकली मीन्स दैट यू आर assessing the quality of an argument based upon the personality of the person who is saying those. So let's say people have now tell me what kind of opinion people have about a person who is named Rahul Gandhi. बताइए, राहुल गांधी को किस नाम से जाना जाता है? Pappu. पप्पू, पप्पू ऑफ इंडिया। नाउ देखो, मैं अभी कोई अपना यहाँ पे पॉलिटिकल व्यूज नहीं बता रहा हूँ अब किसी को भी, तो दिस जनरली पीपल नो हिम एज पप्पू। ओके, नाउ सपोज ही सेज समथिंग विच इज वेरी वेरी सेंसिबल, कभी कुछ बातें कभी उसने अगर बहुत सेंसिबल भी बोल दी है, तो लोग उसको, पीपल विल नॉट गिव इट एनी वेटेज, अरे ये क्या बोलेगा, ये तो गधा है, इसको कुछ भी नहीं पता, राइट। तो वी डिसमिस एनी आर्ग्यूमेंट मेड बाय दिस जेंटलमैन एज यूजलेस बेस्ड अपॉन हिज पर्सनैलिटी और हिज परसेप्शन, दैट इज कॉल्ड एड होमिनेम। अब अगर कोई एक आदमी है, सपोज करो उसके बहुत सारे भक्त हैं, सपोज मोदी जी हैं, उनके बहुत सारे भक्त हैं, अंध भक्त भी है, एक्स वाई जेड सब है, वो जो बोलेंगे उसको लोग मानेंगे, अरे ये तो मतलब एज इफ कि भगवान ने खुद आके बोला, राइट। तो ऐसा क्यों है? ये भी एड होमिनेम, क्योंकि आपने वो पर्सनालिटी को ऐसा लेबल कर दिया है कि ये तो जो बोलेगा वो बहुत समझदारी की बात बोलेगा, ये जो है ढक्कन है, ये जो भी बोलेगा मुंह खोलेगा तो बेवकूफ़ी ही बोलेगा। So that's called ad hominem. So this is also a flaw, that if we assess anybody's argument based upon the stereotyping that we have done, then that's a flaw. Okay, we are not evaluating the argument at its own merit. ठीक है, तो this is basically again another flaw. तो इस तरह से हम फ्लॉड वाला करेंगे। पैरेलल रीजनिंग, तो मैंने कई एग्जांपल दिए पैरेलल रीजनिंग के आपको, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने जैसे प्लैंकटन वाले केस में आपको बताया, नहीं उसमें कि दो लड़कियां सिमिलर ड्रेस पहन के आ गई हैं, तो दैट वाज अ पैरेलल रीजनिंग सिचुएशन, कि अगर एक रीजनिंग बताई गई है तो उसका हम एक पैरेलल रीजनिंग बता रहे हैं कि ये देखो ये ऐसी सिचुएशन है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये ऐसी सिचुएशन। रिजॉल्विंग द पैराडॉक्स, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पैराडॉक्स क्या होता है? एनीवन नोज व्हाट इज अ पैराडॉक्स? यस यस। Sir, I know, but I can't words to explain that thing. ओके, Yes, It will be better if you. I have also listened black hole paradox. ओके। और कोई एनीवन? पैराडॉक्स, देखो पैराडॉक्स जो होता है, ये होता है सिंपल टर्म्स में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स और कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस। दो स्टेटमेंट या दो चीजें अगर एक साथ हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, राइट, टू थिंग्स हैपनिंग टुगेदर विच शुड नॉट बी हैपनिंग टुगेदर लॉजिकली, बट दे आर हैपनिंग टुगेदर, दैट्स अ पैराडॉक्स। एंड रिजॉल्विंग द पैराडॉक्स मीन्स फाइंडिंग एन एक्सप्लेनेशन फॉर दैट पैराडॉक्स। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको, सबसे सिंपलिस्टिक एग्जांपल दे सकता हूँ फ्रॉम बॉलीवुड। अब बॉलीवुड में एक मुन्ना भाई है, आई होप यू ऑल हैव हर्ड ऑफ मुन्ना भाई। किसी ने कोई ऐसा तो नहीं जिसे मुन्ना भाई नहीं पता कौन है? मुन्ना भाई MBBS की बात कर रहा हूँ, Yes, sir. वी ऑल नो राइट। तो मुन्ना भाई जो है वो कौन है? शहर के सबसे बड़े गुंडे, बट ही टॉप्स द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। नो, दिस इज अ पैराडॉक्स। क्यों? क्योंकि कोई अगर सबसे बड़ा गुंडा हो तो क्या वो मेडिकल एग्जाम टॉप कर सकता है?
No, sir. और जो मेडिकल एग्जाम टॉप करता है, क्या वो गुंडा हो सकता है इतना बड़ा? छोटा मोटा तो ठीक है चलो। तो इज दिस अ पैराडॉक्स? यस, दिस इज अ पैराडॉक्स। तो लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन है। सी, देयर आर सम पैराडॉक्सेस व्हिच आर नॉट एक्सप्लेनेबल, उसकी हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे। देयर आर सम which I'll talk, but then वो हमारे परव्यू के बाहर है। वी आर टॉकिंग अबाउट दोज पैराडॉक्सेस व्हिच आर एक्सप्लेनेबल। तो इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि उसने जो टॉपर था उसके फादर को किडनैप कर लिया, रूसी के फादर को, और उसको बिठा लिया और जूस वूस पिलाया, कैरम खिलाया, और जितने में वो रूसी जाके उसकी जगह पे वो ठीक है, वो फार फेचेड स्टोरी, आज के जमाने में वो सब होगा नहीं होगा, और वो रूसी जाके दे के आ गए और उसका एडमिशन हो। तो दिस इज अ पैराडॉक्स। दूसरा एग्जाम्पल है कि एक सपोज करो देयर इज अ हॉस्पिटल। नाउ दैट हॉस्पिटल हैज गॉट अ सर्जन, and the hospital says that this particular surgeon is our most competent surgeon, but वो सर्जन का सक्सेस रेट सिर्फ 5% है। द सर्जन सक्सेस रेट इज जस्ट 5%। दैट मीन अगर 100 लोगों को ऑपरेशन करेगा तो उसमें से 5 ही बचेंगे। लेकिन हॉस्पिटल कह रहा है यार ये हमारा सबसे ज्यादा काबिल सर्जन है। तो ये पैराडॉक्स है। तो हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस? कैन एनीबडी सजेस्ट एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? एक तो बहुत ही सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है, वो नहीं है इसमें। सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ये है कि अरे बाकी सब तो और भी ढक्कन है ना, बाकियों का तो सक्सेस रेट 1% या 2% है। तो दैट इज अ वेरी सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन। नंबर ऑफ सर्जरीज बहुत कम किए हैं, नंबर ऑफ सर्जरीज कम नहीं, देखो 5% यहाँ या परसेंटेज के टर्म्स में बात हो रही है। या फिर सर ऐसे बोल सकते हैं कि जो सर्जरीज किए हैं वो क्रिटिकल थे उसके बेसिस पे। हाँ, यस 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 यस, शाइना, Yes, I was going to say the same thing. यू आर गोइंग टू से द सेम थिंग कि जो वो सर्जरी करता है वो बहुत ही क्रिटिकल और ऐसी सर्जरी है जो कि टर्मिनल पेशेंट्स के ऊपर की जाती हैं। दैट मीन्स द पेशेंट्स हु आर नॉट लाइकली टू सर्वाइव। तो उसमें से अगर वो 5 लोगों को भी बचा लेता है तो इट्स अ ग्रेट थिंग, एंड देयरफॉर द हॉस्पिटल सेज दैट ही इज आवर मोस्ट कॉम्पिटेंट सर्जन, राइट? तो ये एक पैराडॉक्स हो गया। तो ऐसे हम बहुत अलग अलग पैराडॉक्सेस जो है वो आएंगे। कई बार इसके क्वेश्चन जो है वो आरसीज के अंदर भी बन सकते हैं कि दिस इज द पैराडॉक्स, हाउ डू वी एक्सप्लेन इट? ओके, तो these are the situations which involve paradox. तो आई होप दैट पैराडॉक्स थिंग इज क्लियर कि दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें अगर इकट्ठे हो रही हैं तो वो पैराडॉक्स है, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन कि ये किस कंडीशन में हो सकती है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजॉल्व दिस पैराडॉक्स? देन इवेल्युएटिंग द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट को इवेल्युएट करना है। ये क्वेश्चन होते हैं, बोल्ड फेस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मतलब दो पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट को उन्होंने हाईलाइट कर दिया और बताया कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, whether one is the premise and other is the conclusion, or one is the consequence of the other thing, or both are premises. तो इस तरह से वो आपको क्वेश्चन बना सकता है कि दो पार्ट ऑफ द सेम आर्ग्यूमेंट को बोल्ड कर दिया उसने। देन पैराग्राफ कंप्लीशन में वो एक पैराग्राफ में लास्ट की लाइन कुछ छोड़ देगा और बोलेगा कि लॉजिकली इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं नीचे 4 ऑप्शन में से। So these are different ways in which CR questions can be asked. Now these initial सर these four हैं। हाँ बोल्ड बोल्ड फेस टाइप जो है वो तो जीमेट में ज्यादा हाँ, दिखता है, जीमेट में आई गेस। देखो कभी कभी ये आरसी में भी आ जाते हैं। मतलब मैंने इसको इसलिए यहाँ पे डाला है क्योंकि आरसी में भी कई बार वो दो पार्ट को हाईलाइट कर सकता है। ठीक है, तो ठीक है, अभी ये एक पूरा हमने एग्जॉस्टिव लिस्ट बना ली है। इसमें से जो मोस्टली कॉमनली आस्क क्वेश्चन होते हैं इन कैट एंड मे बी अदर एग्जाम्स, वो ये 4 चीजों को बिलोंग करते हैं। ठीक है, जीमैट में अगर हम बात करेंगे, कोई अगर जीमैट की तैयारी करेगा तो दीज आर ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट रेस्ट देम, बट कैट के परस्पेक्टिव से और बाकी के एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से दीज 4 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी कॉमन क्वेश्चंस, ड्राइंग द कंक्लूजन, ड्राइंग द इन्फरेंस, आइडेंटिफाइंग द assumption and strengthening and weakening the argument. These form 90% of the questions. ठीक है, तो अभी इसमें हम जब when we take the class by class then we'll discuss different types of questions. आज हम थोड़े से questions सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आर्गुमेंट वाले नहीं करेंगे आज हम। देखो सीआर की प्रैक्टिस करना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एज वी गो अलॉन्ग वील कीप प्रैक्टिसिंग, और जो एरिया मैं फिनिश करते जाऊंगा आपको उसके असाइनमेंट्स और क्वेश्चन देते जाऊंगा। अभी नहीं करूंगा ये, जब when we have more strength after the first week of January, when people finish their exams and all, and we get into the full groove, when we start going, then I'll start giving you more and more. तो जो हम टॉपिक यहाँ कंप्लीट करते जाएंगे उसके हम असाइनमेंट्स करते जाएंगे। ठीक है, तो we will today talk about some not very complicated argument वाले simple arguments of for drawing conclusions and inference. ठीक है, so inference और conclusion क्वेश्चन है must be true, इनको हम must be true बोलते हैं। तो लेट्स टेक सम वेरी सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, तो जस्ट रीड दिस फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर। बहुत सिंपल है, तो जस्ट टू गेट यू इनटू द ग्रुप, तो टेक अ मिनट।
Raise your hand when you are done, then I'll give you the opportunity to give the answer. So there can be more than one sentence can No, be no, there. no, no, no. एक ही आंसर है इसमें. Okay, there is only one answer. So just I'll give you 20 seconds more. Okay, let me give it to Ribhav. Yes, Ribhav. Just Ribhav, go ahead. What is the answer? Which one? Oh, your voice is cracking. Okay. Munta, Sir, I guess fourth, the store had only 5 pairs of white socks. okay. What about Samriddhi? Sir, same. Same. Okay. Yes, Shaina? Same? Same. Okay. Fine. So that's correct actually. यहाँ पे कह रहा है कि रघु bought all the 5 pairs of white socks from the store which was at the basement 3. तो रघु bought only socks, we cannot say this. Okay, उसने socks खरीदे, वो नहीं पता बाकी की चीजें खरीदे कि नहीं खरीदे. Mall has only 3 basement levels. How do we know? यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि basement 3 में जो था वहां से खरीदा है. तो they could have 4 or 5, we don't know. Okay, we cannot conclusively say this. ठीक है? Store had only 5 pair of socks. No, store had only 5, all the 5 pairs of white socks. Grey, black वगैरह हो सकते हैं उसके बाद बहुत. Store had only 5 pair of white socks. This is correct. Raghu made purchases only from basement. No, we don't know. He could have gone to elsewhere also. So simple है, straightforward question. Let's go to the second question, please. Yes, Shaina? Sir, I think only 2 can be inferred. Okay. Yes, Munta? Same, sir. Only 2. ठीक है. PS? Only 2, but one also can be inferred. No, So no. I'll So go with answer बताओ ना आप. A, B, C, D में हाँ, से. E. I'll E. go with E. Both. अच्छा, ठीक है. Yes. So some are saying B, some are saying E. Yes, Samriddhi? Only B. Like only second can Only be second. inferred. अच्छा, Yes. ठीक है. Gurkirat? I feel D. Neither. Yes. Okay. Great. So we have 3 options of as coming up as answers. And ठीक है. So let me tell you my view. Aluminum manufactured in India is of a much better quality than the aluminum manufactured in other countries of the world. Now tell me, एक अगर एल्यूमिनियम हम बता रहे हैं कि बेटर क्वालिटी है, तो उसके वो कैन वी से दैट इंडियन एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरर्स मेक ह्यूज प्रॉफिट्स ऑन द सेल ऑफ एल्यूमिनियम? कोई अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो कैन वी कंक्लूसिवली से कि उससे बहुत ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट बनने वाले हैं? वी कांट रियली से ना. कंक्लूजन 1 कैसे बोलोगे आप? कोई अगर चीज अच्छी क्वालिटी की है, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी क्वालिटी की है, तो वी कांट से दैट दे मेक ह्यूज प्रॉफिट्स. ये कोरिलेशन नहीं है अनलेस देयर इज वेरी क्लियर इंडिकेशन गिवन इन दिस स्टेटमेंट. ठीक है, वी कांट कंक्लूड दिस कि दे मेक Sir, ह्यूज but प्रॉफिट. अगर क्वालिटी अच्छा है तो वो मार्केट में बिकेगा भी. Then by this chronology you can say that अच्छा, अगर ओके, बिक रहा है तो प्रॉफिट
होना चाहिए। देखो क्रिटिकल रीजनिंग में अभी एक चीज हमें सीखनी है थोड़ी सी और, ठीक है, लेट मी जस्ट ऐड समथिंग टू यू। दिस तो जहाँ पे ना वर्ड्स जो हम यूज करते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सपोज करो कि आई से दैट इट विल रेन, और इफ आई से दैट इट माइट और इट मे और इट कुड रेन, तो दोनों सेम है क्या? नो, इसमें मतलब क्या है? ये बारिश होगा ही, मतलब सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी है। दिस हैज अ यस, सर्टेनिटी, whereas this has a पॉसिबिलिटी। possibility. Now यहाँ पे अगर ये लिखता कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स माइट मेक ह्यूज प्रॉफिट्स, तब आपका कंक्लूजन सही होता, या इन दिस सिनेरियो दिस इज अ सर्टन थिंग एंड दिस इज अ ओके, प्रोबेबल थिंग, so do you think that this statement can be a probable thing or a certain thing as per दिस based on इज whatever is given here? as per whatever is given, this is a certain thing. Certain thing? नो नो, इफ माइट इज नॉट देयर, नहीं, तो ये सर्टेन, हाँ अगर तो माइट, नहीं नहीं, तो हाँ, is this certain thing supported by whatever is given here? जो नहीं ना, लिखा, आई नहीं कैन तो गेट योर क्वेश्चन सर, कैन यू आई एम रिपीट अगेन? सेइंग कि इन दिस कंडीशन, इन दिस माइट नहीं लगाया मैंने, तो कैन वी कंक्लूड दिस कि दे मेक ह्यूज प्रॉफिट, सर्टेनिटी, दिस इज सर्टेनिटी, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज इंडिकेटिंग सर्टेनिटी। तो ऐसा जरूरी नो, थोड़ी है। देखो कोई अगर सपोज करो कंपनी है, बड़ा अच्छा क्वालिटी बनाती है, मैं घर में बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाता हूँ, दिस इज मच बेटर क्वालिटी देन, मतलब मैंने एक फोन बना दिया घर में, ठीक है, विच इज 1000 टाइम्स बेटर देन आईफोन, कैन वी से दैट आई मेक ह्यूज प्रॉफिट्स ऑन इट? नो, यार आई माइट मेक, अगर मैं सपोज करो उसको मार्केट में लेके आता हूँ, देन आई माइट मेक ह्यूज प्रॉफिट्स, दैट इज एग्रीड, लेकिन सर्टेनिटी थोड़ी है यार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कि आप इसमें ये चीजें पढ़ रहे हैं। तो जब हम क्रिटिकल रीजनिंग करते हैं तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्वालिफायर्स एंड क्वांटिफायर्स, ठीक है, क्वांटिफायर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे अभी एज वी गो फॉरवर्ड। जैसे कहीं लिखा हुआ है सम, कहीं लिखा हुआ है मैनी, कहीं लिखा हुआ है मोस्ट, कहीं लिखा हुआ है ऑल, कहीं लिखा हुआ है नन, तो इन सब चीजों के हमें, या मेजॉरिटी, बहुत एग्जैक्ट मीनिंग पता होनी चाहिए। सम जो होता है इसका मतलब होता है एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन, बट इट मे मीन ऑल ऑल्सो। तो सम कुड बी एनीथिंग, सपोज करो देयर आर 100 स्टूडेंट्स हियर एंड समवन मेक्स अ स्टेटमेंट दैट सम स्टूडेंट्स आर हियर, तो सम मतलब कितना है, वही सम मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, इवन 100 ऑल्सो मे मीन दैट सम स्टूडेंट्स आर हियर, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कहा मेनी स्टूडेंट्स, तो मेनी मतलब लोग मेनी को और मोस्ट को सेम समझ लेते हैं, तो ये भी गलत है। मेनी कुड बी 10 ऑल्सो, मेनी कुड बी 20 ऑल्सो, मेनी कुड बी 5 ऑल्सो बाय सम मीन्स। जैसे मेरी क्लास में 100 लोग हैं और सबकी एग्जाम चल रही है, तो अगर 5 भी आ गए तो दे आर टू मेनी। मोस्ट इज वेरी क्लियर, इट इज मोर देन 50%, मेजोरिटी इज क्लियर, इट इज मोर देन 50%। तो आपको जब आप कोई भी एक स्टेटमेंट को इवेलुएट करोगे तो दीज थिंग्स हैव टू बी एट द टॉप ऑफ योर माइंड, कि उसमें जो लिखा हुआ है क्या वो 100% कंक्लूड कर सकते हैं, या देर इज इज देयर अ सर्टेनिटी और देर इज अ पॉसिबिलिटी। तो अगर पॉसिबिलिटी ही है तो सर्टेनिटी वाले आंसर्स रॉन्ग होंगे, ओके, तो देयरफॉर दिस इज ओके, नॉट करेक्ट कंक्लूजन। ओके, नाउ सेकंड सेकंड थिंग, बेटर क्वालिटी बनने के लिए क्या जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से ही बेटर बनता हो? यार हो सकता है इंग्रेडिएंट से बेटर बन जाता हो सकता है कि इसकी बेटर क्वालिटी इसलिए क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल है बॉक्साइट, वो हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता हो इंडिया में बाकी जगह के कंपैरिजन में, तो देन कैन वी से दैट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कंट्रीब्यूट्स टू बेटर क्वालिटी? नो, अगेन दिस इज अ पॉसिबिलिटी, दिस इज नॉट अ सर्टेनिटी, देयरफॉर दिस इज आल्सो नॉट अ कंक्लूजन, देयरफॉर गुरकीरत वाज करेक्ट हियर इन सेइंग दैट नीदर वन और टू कैन बी इन्फर्ड। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं, और मतलब इन लेसन्स को आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ये आपके बेसिस बनेंगे आगे जाके। सर Yes, Gurkirat. Okay, Gurkirat had a doubt here. Yes, tell me. सर अगर कंक्लूजन वन में माइट लिखा होता तो विल हाँ वी तो सही टेक था, दैट इनटू कंसीडरेशन? हाँ हाँ, फिर सही होता वो। देखो माइट लिख दिया तो आपने पॉसिबिलिटी दे दी ना कि मच बेटर क्वालिटी माइट मेक, माइट से आपने अपने आप को बचा लिया, यू हैव हेज्ड योरसेल्फ, ओके। ओके। तो माइट कुड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो जिसके मीनिंग हमें पता होने चाहिए। मे माइट कुड एग्जैक्टली सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है इनमें। यस मानसी बोलो। सर आई वाज सेइंग कि अगर कोई स्टेटमेंट पढ़ेगा तो वो तो यही सोचेगा कि मैन्युफैक्चर्ड अगर अच्छे से हो रहा है एल्यूमिनियम, तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही अच्छी क्यों, होगी। किसने कहा आपको? मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उसमें तो बहुत सारी चीजें जाती है,
उसमें मशीन की क्वालिटी भी होती है, प्रोसेस हो गई उसमें, उसका रॉ मटेरियल हो गया, उसमें उसका क्वालिटी टेस्ट हो गया, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो हाउ बट कैन यू सर से कि मैन्युफैक्चरिंग दे प्रोसेस से माइट ही, बी सपोज मेरे टेकिंग पास में मेरी प्रोसेस बहुत अच्छी है, ठीक है, मेरी प्रोसेस जो है वर्ल्ड की बेस्ट प्रोसेस है, बट मैं जो बॉक्साइट खरीद, इसमें जो इसका रॉ मटेरियल ला रहा हूँ, वो सबसे, मैं पैसा बचाने के लिए सबसे सस्ता रॉ मटेरियल लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो मेरी वर्ल्ड क्लास है, लेकिन रॉ मटेरियल घटिया है, तो क्या मेरा प्रोडक्ट बनेगा उतना अच्छा? नहीं बनेगा। सर मे बी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज अ अम्ब्रेला टर्म फॉर नो ऑल द नो 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 यार, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे अम्ब्रेला टर्म हो सकता है? कैन द प्रोसेस इक्वल टू इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स? नो, ये यही तो हमें सीखना है, ठीक है। दिस ईच एंड एवरी वर्ड हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ यू यूज इट, दिस इज व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्रिटिकल रीजनिंग ऑल अबाउट। यही चीजें तो हमें आगे जाके विल मेक अस मोर स्किल्ड एट मार्किंग द करेक्ट आंसर, बिकॉज दीज आर द डिफरेंसेस। प्रोसेस के नॉट सर इक्वेट टू कंपोनेंट्स। बोलो। सर मतलब हम लोग को बहुत डाइवर्स वे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट लाइक वन ऑफ अस सेड दैट कंक्लूजन टू हम लोग डायरेक्टली सोच सकते हैं कि प्रोसेस ही डायरेक्ट इम्प्लाई करता है नहीं, कि बट आप बेटर तो यार चलो, क्वालिटी। आप तो चलो, आप पीएस यू आर वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग, ओके, दो यू हैव हाँ जस्ट स्टार्टेड वही। इट आउट। आप अभी यस। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हो, राइट? यू आर इन वेदांता। हाँ मैं तो अभी एग्जैक्टली एल्यूमिनियम में ही हूँ सर। आप एल्यूमिनियम में ही हो, चलो तो ग्रेट। हाँ, तो आप बताइए कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, अब एक मैन्युफैक्चरिंग जो एल्यूमिनियम की आप वहाँ कर रहे हो, उसमें क्या क्या चीजें हैं बताओ। रॉ मटेरियल हो गया, फिर हम्म। आपका प्रोसेस हो गया, फिर हम्म। ऑपरेशन कैसे चल रहा है उसमें डिपेंड करता क्वालिटी है। तो कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल हो गया, तो वो हाँ, सब प्ले करता है। बट वो सब यस प्ले करता है ना। अगर हाँ, हाँ, तो देखा जाए तो प्रोसेस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बट इट इज नॉट द अनडाउटेडली। ओनली थिंग, इज इट? यस बट इट इज नॉट द ओनली थिंग। यस करेक्ट, आई एग्री विद दैट। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज नॉट द ओनली थिंग। सपोज करो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत जबरदस्त है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल खराब है, तो क्वालिटी कंट्रोल खराब होने से आपका खराब प्रोडक्ट, क्योंकि हर मैन्युफैक्चरिंग में खराब प्रोडक्ट भी निकलते हैं, जो कि क्वालिटी कंट्रोल का यही काम है ना, कि खराब प्रोडक्ट को आप हटा दो। तो वो भी एक उसका पार्ट है, रॉ मटेरियल है, कंपोनेंट्स हैं उसके। सो देयर आर मेनी मेनी थिंग्स, राइट? सो मानसी, आई होप इट इज क्लियर। yes sir, now it's clear. ओके, वेरी गुड, ग्रेट। Sir, I had a doubt. या सर जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का अंडरस्टैंडिंग हर किसी के लिए तो सब्जेक्टिव हो सकता है ना। अगर मेरे लिए इट्स फ्रॉम लाइक एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एंड फॉर समवन दे आर जस्ट लुकिंग इन द मेन कोर प्रोसेस जो होता है प्रोसेसिंग ऑफ एल्यूमिनियम, तो मतलब उसका भी तो डिफरेंस आ सकता है अंडरस्टैंडिंग नहीं में। नहीं, देखो 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 देखो, very good question. Okay, now let me answer this by saying that there are two things here. One is a lay person and one is an SME. Do you know what is SME? Subject matter expert. तो अब आप अगर ये कह रहे हो कि देखिए हमारे पास में एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है यहाँ पे पीएस, who is actually working in aluminum, incidentally he is working in aluminum company, manufacturing company, and there is a lay person. So we have all the rest of you here, okay, who are lay. Even I am a lay person here ना, मतलब मैं इसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट थोड़ी हूँ, लेकिन हमारे इस दिस इज व्हाट द होल कैट और एनी वीआरसी इज ऑल अबाउट, दैट रीडिंग। तो आपको अपनी रीडिंग जो आप करते हो, ठीक है, यू शुड हैव इनफ रीडिंग बाय द टाइम वी कंप्लीट दिस होल थिंग, that you should know कि process does not mean ingredient or components, right? Do you get it? Yes, sir. तो We have ये to be like, we have to see things with broad mindset. yes, Not we have to read, see जब यही तो हमारे फर्क आएगा अभी हमारे। आप जो आज हो, देखो वीआरसी कोर्स जो है ना, वो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि वीआरसी को आप बहुत नैरोली लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है। ये आपके लिए एक तरह की एजुकेशन है, ओके। ये आपका माइंड को बहुत डाइवर्स और ब्रॉड कर देगी। जो हॉराइजंस आपके आज हैं, यू थिंक फ्रॉम अ वेरी नैरो पर्सपेक्टिव, विच इज ओके, आई मीन बेस्ड ऑन वट एवर योर एक्सपीरियंस इन लाइफ हैज बीन और वट एवर रीडिंग यू हैव डन, यू हैव अ नैरो व्यू। तो आपको उसको ही तो ब्रॉड करना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू हैंडल all kinds of challenges thrown in this segment at you and score. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस साल लोगों ने इसमें अच्छा स्कोर कर करके और फॉर ग्रेट परसेंटाइल, तो इसको हमें एक बहुत स्कोरिंग जैसे लेना है। लोगों ने अगर DILR और क्वांट में सिर्फ एक कट ऑफ क्लियर कर लिया, देर आर स्टूडेंट्स विथ मी हु हैव जस्ट स्कोर्ड 15 12 और समथिंग इन LR एंड QA 15 but they have scored 35 or 38 in VARC, and with that they've been able to hit 99 percentile almost. तो ऑलमोस्ट उनके पूरे स्कोर का मोर देन 50% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय वीआरसी। तो वीआरसी की स्किल हमें डेवलप करके उसको उस लेवल पे लेके जाना है कि हमारा बाकियों का कट ऑफ क्लियर हो जाए, मतलब जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है उन एरियाज में, और यहाँ से हम स्कोर करें।
लोग कई बार क्या है उल्टे तरीके से सोचते हैं, अरे हमको तो वीआरसी में क्या है, हम तो कर लेंगे, हमें तो ये दोनों चीजों में करने की जरूरत है। माई पर्सपेक्टिव इज टोटली डिफरेंट। यस, सभी करने की जरूरत है, आई एम नॉट सेइंग कि कुछ आपको छोड़ने की जरूरत है, यू हैव टू डू एवरीथिंग, बट सम पीपल आर ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर वीआरसी स्किल्स बेस्ड ऑन मे बी देयर कम्युनिकेशन। कुछ लोग बोलने में थोड़े अच्छे होते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारी वीआरसी अच्छी हुई। नो, वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस थिंग देन यू विल रियलाइज कि यार मतलब हम तो बहुत अलग तरीके से सोचते थे, राइट? So that's how things are. So we will, when we read so much diverse material, हमारी automatically horizons broad हो जाएंगे. All right, let's look at this question now. Yes, PS. Sir, option D, neither one nor two can be inferred. Okay, let me get here from China. So neither one nor two. Okay, Munta. Same, sir. Same. Okay, so here we have a consensus कि neither लग रहा है. In a cricket league match, South Africa scored 98, 100 were made by all-rounders. More than half the team are all-rounder. तो थोड़ी एक ही आदमी all-rounder हो, उसने 100 रन बना लिए हो, तो we can't say that more than half the team are all-rounders. Most of them were spinners. यहाँ पे spinners का तो कोई नाम भी नहीं है. So this is totally illogical. Therefore, neither one or two can be inferred. ठीक है? I hope everybody gets this simple question. Let's look at the fourth one. Sir, more than one statement can be inferred or only one? No, only one. सी जहां पे अगर इस तरह का होता तो वो आपको फिर ऑप्शन दे देता वो कि ओनली वन और टू और थ्री और वट। इसमें से सिर्फ एक ही इन्फर हो सकता है। ओके मानसी, गो अहेड. Sorry, sir. Sir, E. ई. ओके, ऑलराइट. यस, समृद्धि. Sir, D. दिल्ली. Yes, sir. ओके. पीएस. Option E. ओके. मुंता. Sir, confused between A and E, but I think E. ओके. सिद्धार्थ. Sir, I think A. Okay. All right. So notice in cinema hall read, if viewers with a gold ticket are found sitting in platinum category seats, they will be fined. तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली विच इज द हायर कैटेगरी, गोल्ड और प्लैटिनम? Platinum. प्लैटिनम. ठीक है, तो प्लैटिनम कैटेगरी सपोज करो कि पीछे है, अगर सिनेमा हॉल है, पीछे है, बड़ी बड़ी सीट है उसमें, और ये गोल्ड कैटेगरी है यहाँ पे, तो अब ये बीच में कोई बैरियर नहीं होगा ऐसा, तो यहाँ से का आदमी यहाँ पे जाके बैठ सकता है अगर खाली सीट है तो उसने वहाँ पे नोटिस लगा दिया कि अगर आप भैया यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपको फाइन लगा दिया जाएगा। तो क्या इन्फर कर सकते हैं इसमें से? इन्फर कर सकते हैं मतलब कंक्लूसिवली, हाँ 100%, कि देयर आर ओनली टू कैटेगरीज? नहीं, हो सकता है आगे सिल्वर भी हो, ब्रॉन्ज भी हो, हमें क्या पता, वी डोंट नो। तो हाउ कैन वी से दैट देयर आर ओनली टू कैटेगरीज? देखो, ये भी एक मतलब ये गलत तरीके से सोचने का है ना। आपको वो सिर्फ कह रहा है कि उसने सिर्फ दो के बारे में बताया कि इफ गोल्ड टिकट पीपल आर सिटिंग इन प्लैटिनम देन दे विल बी फाइंड। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिल्वर वाले गोल्ड में आएंगे तो उनको फाइन नहीं लगेगा, या
ब्रॉन्ज वाले आएंगे, वो कुछ भी, सी वी कैनॉट से एनीथिंग अबाउट दैट. Okay, we cannot say anything. Maybe silver wale are free to come to gold, or maybe silver wale are free to go anywhere. We don't know, and neither we are interested in that. हमें कोई मतलब नहीं है उससे. हमें जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट में दी गई है, सिर्फ उसी के बारे में हम इन्फर या कंक्लूड कर सकते हैं. बाहर से कहीं से भी इन्फॉर्मेशन हमें लेके नहीं आनी है. ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि देर आर ओनली टू कैटेगरीज, दिस इज नॉट अ करेक्ट इन्फरेंस. वी कांट से दिस. गोल्ड एंड प्लैटिनम कॉस्ट द सेम. भाई ये कहाँ से इन्फर कर सकते हैं? फिर क्यों होगा कि गोल्ड वाला वहां जाके, वो गोल्ड वाला फिर प्लेटिनम में ही खरीद के बैठेगा ना वहां, इधर से कूद के क्यों जाएगा वो? सो दिस इज नॉट इन्फरेबल. व्यूअर्स विद गोल्ड सिटिंग कैनॉट सिट इन फ्रंट सीट्स. वी डोंट नो. हो सकता है फ्रंट में अलाउड हो उनको. वी कांट से दिस. व्यूअर्स विद प्लैटिनम कैन सिट इन गोल्ड. नहीं, ये कहाँ है? इसका भी हम नहीं कह सकते. उसने तो सिर्फ ये लिख दिया है कि व्यूअर्स विद गोल्ड विल बी हु आर गोइंग टू प्लैटिनम विल बी फाइंड, बट ही इज साइलेंट ऑन दिस. ही इज साइलेंट ऑन दिस. He is not mentioned this, तो we cannot again conclude this. ये जरूर कह सकते हैं कि इंस्पेक्शंस आर कैरिड आउट, क्योंकि तभी तो बोल रहा है कि दे आर फाउंड सिटिंग. इसका मतलब है हम जरूर कंडक्ट करते हैं भाई. ये देखिए, ये समझ लीजिए कि हम यहाँ पे इंस्पेक्शन करते हैं. अदरवाइज वाई विल ही से दिस? तो इसलिए करेक्ट आंसर इसमें ये है कि इंस्पेक्शंस आर कैरिड आउट. ओके, आई होप इट इज क्लियर. थोड़ा सा सोचना है हमको इस तरीके से. ऑलराइट, नेक्स्ट. बताइए. व्हाट इज द आंसर? यस, Option मानसी. B. ऑप्शन सर सेकंड. सेकंड. Second option. ओके, Second option. सिद्धार्थ. Second option, sir. सेकंड. समृद्धि सेम. Second option, sir. मुमता सेम. Yes, sir. ग्रेट. ठीक है, तो सेकंड इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर हियर. ये कह रहा है ओवर द लास्ट 5 years गवर्नमेंट has introduced string of reforms aimed at enhancing all of this. Economic measures were directed at this. There is scope for major reforms and present government can do so as it has an absolute majority. So definitely we can't say that India badly needs reforms or not. अगर नहीं भी जरूरत है तो रिफॉर्म करना अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए गवर्नमेंट को. इट इज लाइकली, यस इट इज लाइकली. देखो ये यहाँ पे इसने पॉसिबिलिटी बता दी. अगर सपोज करो ये यहाँ पे लिखता कि इट इज सर्टन, तो आपका ये कंक्लूजन नहीं होता. राइट? इट इज लाइकली दैट गवर्नमेंट विल कम अप विथ मोर रिफॉर्म्स. दिस इज अ करेक्ट कंक्लूजन, क्योंकि इसने अपने आप को हेज कर दिया यहाँ पे. द प्रॉपर एग्जीक्यूशन मैटर्स. रेस्ट ऑफ द कंट्रीज देयर इज एब्सोल्युटली नो टॉक अबाउट रेस्ट ऑफ द कंट्रीज. रिफॉर्म्स से क्या होगा क्या नहीं होगा, प्रोडक्ट कैसे हो जाएंगे, इसका कोई लेना देना नहीं. ग्रेट. लेट्स लुक एट द श्रीलंका वाला. सर हाँ बोलो. 1 सेकेंड. इसमें इंडिया का कहीं पे तो मेंशन नहीं किया, तो ऑप्शन हम लोग तो डायरेक्टली उस बेसिस पे भी कैंसिल कर हाँ हाँ सकते हैं हाँ, क्या? करेक्ट 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 करेक्ट, बिल्कुल ठीक.
Yes, Muntaha. Sir, fourth, India is unbeaten in the tournament. Let me understand from PS. Option 5. Okay. Mansi. Same, sir. Option 5. Okay. Samriddhi. So same, option 5. Okay. तो why is fourth not correct? बताइए आपके हिसाब से. सर अनबीटन कहीं पे मेंशन नहीं है कि अनबीटन रहा। ऐसा ऐसा हो सकता है कि लीग मैचेस में हार के गया, फिर फाइनल Yes. तक पहुंच गया। यस मुंतहा, आप देखो इसमें थोड़ा सा आपको आपने कंफ्यूज कर लिया यहाँ पे. हाँ, अगर ये सपोज करो टूर्नामेंट जो है ये एक राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, ये लीग नहीं है, ये नॉकआउट है, सॉरी नॉट राउंड रॉबिन. टूर्नामेंट्स आर दो टाइप्स के, एक होते हैं नॉकआउट और एक होता है राउंड रॉबिन. मतलब और एक होता है राउंड रॉबिन प्लस मिक्स, दिस टू का मिक्स. मतलब इनिशियल राउंड में लीग, इसमें डिफरेंट टीम्स जो है सबसे खेलती है लीग मैचेस, एंड देन आउट ऑफ दैट द टॉप 4 विल गो इनटू द सेमीफाइनल, देन इट बिकम्स अ नॉकआउट. तो अगर जैसे एक विंबलडन टाइप का टूर्नामेंट है टेनिस का, वो तो नॉकआउट होता है. तो अगर वो फाइनल में पहुंच के जीत गया, देन वी कैन डेफिनेटली से दैट यस जोकोविच वो हैज बीन अनबीटन इन द टूर्नामेंट. करेक्ट. ठीक है. इफ जोकोविच ही डिफीट्स अल्कराज इन द फाइनल, and then we say that कि he is unbeaten, which is very correct because tennis is a knockout tournament. लेकिन जहाँ पे लीग मैचेस होते हैं, जैसे इंडिया तो चलो इस बार वर्ल्ड कप में सारे मैच जीत गई थी, अपने फाइनल में हार गई, लेकिन बाकी ऑस्ट्रेलिया थी, तो ऑस्ट्रेलिया वन द वर्ल्ड कप, बट कैन वी से दैट इट वाज अनबीटन? नो, उसने तो शुरू शुरू में अपने कितने 3 मैच हार गई थी वो शायद, राइट. तो इसलिए वी कैन नॉट से दैट इंडिया इज अनबीटन इन द टूर्नामेंट. वी कैन श्योरली से दैट इंडिया played cricket better than Sri Lanka, बस क्योंकि श्रीलंका lost to India. We can't say that they haven't played as well as it could. सर उस दिन बस। हाँ, उस दिन बस. Sir, Correct. I was confused between fourth and fifth. Okay. It was written ki huge margin, so I thought that it would. हाँ, okay. ठीक है, कोई बात नहीं. तो we have looked at different aspects of the whole situation. All right, great. Okay, so now what I'll do is, ठीक है, we are now nearing the end. What I'll do is give you these 4 as homework. Okay, so please try these as homework. I'll send you the answers when I send this updated deck. So try those and then check your answers. And then if you have any doubt, we can always discuss it. Okay. So we'll wind up the session. I hope you understood or you learned something out of it. We'll keep moving to, I mean, obviously I had chosen relatively simpler arguments, simpler questions, because this was just to build your concepts. Once those are built, then obviously we'll move into little more complicated type of arguments. Okay, so I hope जितना हमने किया उसमें सभी को clarity आ गई है आज क्या है. Any doubts or any queries, if anyone has, or any feedback or anything before we wind up. All right, great. Thank you so much. And now we'll meet next week. Some of you may be having your exams, like Munta. तो ठीक है, आप शायद next week नहीं आओगे ना? Yes, I'll come after 7th. ओके, ठीक है, कोई बात नहीं. तो जिसके एग्जाम से कोई दिक्कत नहीं है, वील एनीवे इफ यू मिस समथिंग, वील मे बी जो की सेशंस होंगे अगर को 7th के बाद जो लोग आएंगे तो वापस से भी आई कैन लुक एट डूइंग देम अगेन मे बी, और एनीवे रिकॉर्डिंग्स आर देयर टू हेल्प यू, एंड आई एम पर्सनली अवेलेबल. कोई भी किसी तरह का डाउट होगा कभी भी तो यू कैन ऑलवेज कम बैक. ओके, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड वीकेंड अहेड एंड अ मेरी क्रिसमस एंड ऑल द बेस्ट. बाय बाय. थैंक यू सर. थैंक यू.